रही आवाज आ गई अब। यस यस यस। हेलो हेलो, वेलकम एवरीवन। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल। क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? बताओ। हाँ जी दोस्तों, दिखाई और सुनाई दे रहे हैं? बताओ। बताओ बताओ। ठीक है। सो हाउ इज इट गोइंग गाइस? क्या चल रहा है? पतंग? अरे यार, मैं बता रहा हूं, दिल से पतंग उड़ाने का इतना मन था आज, इतना मन था, लेकिन आज जो मेरे साथ भागा दौड़ी हुई ना, क्या बताऊं मैं तुम्हें। कल मैं बाहर था, बाहर मतलब वो बुक फेयर वाले इवेंट में गया था ना, तो उस इवेंट के बाद में फिर क्या हुआ, उसका व्लॉग आएगा, चिंता ना करो। तो फिर आना था वापस, फ्लाइट छूट गई, दूसरी फ्लाइट मिली, लेट पहुंचा, क्लास, ऑफिस, कंटेंट, काम, और क्लास खत्म और दिन खत्म, मतलब 5 बज गई। और 5 बज गई तो 5 बजे तो मुझे मेरे प्यारे प्यारे गुलू से मिलना था ना। तो दैट इज द स्टोरी। समझ गए? अब आ जाओ। सो हाउ इज इट गोइंग? क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? बढ़िया। चलो, ऑडिबल विजिबल हैं हम? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वेलकम 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 वेलकम। तो गाइज, मकर संक्रांति की आप सभी को शुभकामनाएं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों के जीवन में जैसे उत्तरायण के बाद में एक क्या बोल सकते हैं ना, एक नया दौर शुरू होता है प्रकृति में, वैसा एक नया दौर शुरू हो, आपके एग्जाम बहुत अच्छे जाए, आप क्या कहते हैं ना कि आप सब कुछ वो जो सोच सकते हो, सब कुछ वो जो विश करते हो, सब कुछ वो जो पाना चाहते हो, वो हर चीज अचीव कर जाओ। ठीक है? तो मेरी ये शुभकामनाएं आपको ढेर सारी। क्लियर है? चलिए, तो आज आखिरी चैप्टर, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आज आखिरी चैप्टर है गाइस। वेलकम 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 टू दी सेशन। और ये जो लास्ट चैप्टर है आपका, ठीक है, लास्ट चैप्टर में लास्ट निशान, कल मैप वर्क करेंगे अपन एक बार, कल एक बार मैप वर्क करेंगे ना अपन पूरा, कल मैप वर्क होकर रहेगा। लास्ट चैप्टर में लास्ट निशाना लगा ले अपन, डायनासोर। बाल बाल बच गए, बाल 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 बच गए, और पूरा शरीर चलेगा इनका। तो हाँ, क्या था? ओडिशा कब आ रहे हैं? आ रहे हैं।
कल क्या सरप्राइज रिवील करा, सब बता दूं अभी तुम्हें सब अभी बता दूं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इज द लास्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी। हिस्ट्री के अपने सारे चैप्टर हो गए, इकोनॉमिक्स के सारे हो गए, सिविक्स के सारे हो गए, और ज्योग्राफी का आखिरी चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। मैप वर्क सारा, मतलब हिस्ट्री से सिर्फ एक ही चैप्टर का मैप वर्क आता है, और ज्योग्राफी के जो चैप्टर्स के मैप वर्क आ रहे हैं तो सारा का सारा मैप वर्क अपन कल करेंगे। कल आपको इंडिया के पॉलिटिकल मैप लेके आना है, 10-15 मैप लेके आना। अभी बता दे रहा हूं, कंजूसी मत करना, एक ही मैप के अंदर सब इधर उधर घिसी पिचर करोगे। तो 10-15 मैप लेकर आना है, ठीक है। 10-15 पॉलिटिकल मैप लेके आना। पॉलिटिकल समझते हो ना, जिसमें बॉर्डर्स वगैरह सब बनी रहती है इंडिया की, वो स्टेट्स डिवाइडेड रहते हैं, वो पॉलिटिकल होता है। और जो पूरा सिर्फ बिना बॉर्डर का मैप होता है ना, मतलब अंदर स्टेट्स का डिवीजन नहीं होता है, उसको फिजिकल मैप कहते हैं। तो फिजिकल मैप नहीं लाना है, पॉलिटिकल मैप लाना है, जिसमें स्टेट वाइज बाउंड्रीज वगैरह सब कुछ बताई गई हो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज शब्द से आपको क्या समझ में आता है? ये चैप्टर आपको मिनरल्स एंड एनर्जी से कनेक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। ये चैप्टर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर से कनेक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली इंडस्ट्रीज भी ज्योग्राफी का एक एसेंशियल पार्ट है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज चलती कहां पे है? अगर आप देखेंगे तो सेकेंडरी सेक्टर क्या था, अपन ने पढ़ा था कि वो प्राइमरी से मटेरियल लेता है और प्रोसेस करता है, वो सेकेंडरी सेक्टर है। तो प्राइमरी से मटेरियल मतलब या तो एग्रीकल्चर सेक्टर से मटेरियल लेती है इंडस्ट्रीज, या तो वो मिनरल्स से मटेरियल लेती है, या तो एनर्जी रिसोर्सेज से मटेरियल लेती है, ठीक है। तो उस कंटेक्स्ट में इंडस्ट्रीज भी बहुत हद तक क्या होता है, नेचर पे डिपेंडेंट होती है। और इसीलिए आप देखोगे तो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी भी एक अपने आप में स्टडी का एस्पेक्ट है कि इंडस्ट्रीज कैसे ज्योग्राफी से इन्फ्लुएंस होती है, कहां इंडस्ट्री लगाना है। जैसे अपन ने देखा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी पढ़ेंगे अपन, तो आयरन स्टील इंडस्ट्री कहां लगाना है? जहां आयरन एंड स्टील के लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, ठीक है। जो चाहिए आयरन ओर से लगा के कोकिंग कोल तक। तो उस हिसाब से देखोगे तो जमशेदपुर में जो इंडस्ट्रीज लगी है, तो जमशेदपुर इज वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन फॉर आयरन स्टील इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री भी ज्योग्राफिकली इन्फ्लुएंस होती है। फाइन, तो बेसिकली वही सारी चीजें अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग से आपको क्या समझ में आता है? तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। कि आप रॉ मटेरियल को लेते हैं, प्रोसेस करते हैं और उसको एक फाइनल प्रोडक्ट बना देते हो, उसे मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। सिंपल सीधी डेफिनेशन कि रॉ मटेरियल का फॉर्म चेंज करके उसको एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना ही मैन्युफैक्चरिंग है। क्लियर हुआ? कितने बच्चों को क्लियर हुआ? रॉ मटेरियल का फॉर्म चेंज करके उसको एक फाइनल प्रोडक्ट बना देना ही मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। समझ में आया? ओडिशा कब आओगे? आऊंगा। ओडिशा में क्या है, मतलब बच्चे हैं, मुझे पता है, मेरे बहुत सारे बच्चे, प्यारे बच्चे, ठीक है। और मैं पूरे देश में एक एक जगह पे जाऊंगा। लेकिन तुम जिस सोच के साथ बोल रहे हो ना, मैं तुम्हारी चाल समझता हूँ, ठीक है। तो आऊंगा लेकिन आ गया। रॉ मटेरियल मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपको कॉटन इंडस्ट्री चलाना है, तो कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन की शर्ट बनाना, तो कॉटन तो लाओगे ना, अब तो कॉटन रॉ मटेरियल हो गया। अब इसी हिसाब से जैसे देखिए, तो मैन्युफैक्चरिंग के डेफिनेशन के बाद में ये क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्यों मैन्युफैक्चरिंग महत्वपूर्ण है। तो 4 पॉइंटर्स हैं और ये 4 पॉइंटर्स पे चांद, सितारे, फूल और शबनम लगा लो आप, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बन के आता है। क्या क्वेश्चन बन के आता है कि व्हाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है, तो उस तरह से सवाल आएगा, ठीक है। उस तरह से सवाल आएगा। तो अगर उस तरह से सवाल आएगा तो सवाल के लिए रेडी रहना। तो जैसे आप क्या कहेंगे कि मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर एंड रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑफ पीपल। सबसे पहली चीज तो क्या है कि इंडस्ट्रीज की ये एक बहुत बड़ी भूमिका है, इंपॉर्टेंस है कि इंडस्ट्रीज जब आती तो इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, जैसे ट्रैक्टर बना इंडस्ट्री में, तो ट्रैक्टर से क्या करोगे, डड खेलेंगे सर, नहीं। वो ट्रैक्टर से आप देखते हो खेती करोगे, तो खेती को आपने मॉडर्नाइज कर दिया, खेती को मॉडर्नाइज कर दिया। और जो अधिकतर लोग खेती पे ही निर्भर थे, तो इनको इंडस्ट्रीज में काम मिल जाएगा। तो पहला इंपॉर्टेंस तो मैन्युफैक्चरिंग का यही है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है कि खेती को मॉडर्नाइज करके, ठीक है। डिपेंडेंस जो है लोगों के ऊपर है ना, खेती मतलब लोगों की जो डिपेंडेंस है खेती के ऊपर, ठीक है। एंड रिड्यूसेस द डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जो लोग खेती के ऊपर निर्भर हो रहे हैं, उन लोगों की डिपेंडेंस थोड़ी कम हो जाती है, उनको दूसरे सेक्टर में काम मिल जाता है। जैसे मान लो कि पहले सिर्फ खेती ही कर सकते थे लोग, लेकिन अब इंडस्ट्रीज आ जाएगी तो खेती के साथ साथ वो इंडस्ट्रीज में काम भी कर सकते हैं। पहला एग्जांपल। दूसरा क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है तो इट एरेडिकेट्स अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूसेस रीजनल डिस्पैरिटीज। मतलब क्या है कि जब इंडस्ट्रीज आएगी तो दिखती बात है कि इंडस्ट्रीज आएंगी तो वहां चिट्टी रोबोट तो काम नहीं करने लग जाएगा डे वन से,
इंडस्ट्रीज में पहले कौन काम कर रहा होगा? तो इंडस्ट्रीज में आपको पता चल रहा है कि इंडस्ट्रीज में लोग काम कर रहे हैं, आम जनता काम कर रही है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी इंडस्ट्रीज के आने से, बेरोजगारी जो है, तो इंडस्ट्रीज के आने से बेरोजगारी खत्म होगी। और जो लोगों की कह सकते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि क्या कि उत्तर प्रदेश बिहार में बहुत ज्यादा गरीबी है, या फिर उत्तर प्रदेश बिहार उड़ीसा झारखंड ये जो राज्य है, इन राज्यों में बेरोजगारी है, और इस कारण से क्या है, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया। लेकिन भाई आप देख लो तो महाराष्ट्र में, गुजरात में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, क्योंकि वहां इंडस्ट्रीज वगैरह है। तो जब इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड उड़ीसा इन राज्यों में भी आएगी तो यहाँ पे भी डेवलपमेंट होगा, है ना। तो यहाँ पे भी डेवलपमेंट होगा। तो जब यहाँ डेवलपमेंट होगा तो जो रीजनल डिस्पैरिटीज है ना, कि एक क्षेत्र में डेवलपमेंट हो गया दूसरे क्षेत्र में नहीं हुआ, वो रीजनल डेवलपमेंट जो है, आपको डिस्पैरिटीज जो है वो खत्म हो जाएंगे डेवलपमेंट के कारण। तीसरा के बाद में मतलब दूसरे के बाद में तीसरा क्या है, एक्सपोर्ट्स ब्रिंग्स मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का क्या फायदा है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से क्या बनाया, आपके पास प्लास्टिक थी, प्लास्टिक से आपने अप्पू हाथी बना दिया। अब अप्पू हाथी को आपने क्या कर दिया, यूएसए पहुंचा दिया। चांद दे देंगे अप्पू हाथी के लिए। अप्पू हाथी को नहीं पहुंचा रहे, दूसरी चीज को पहुंचाते हैं। दूसरी चीज जैसे मान लो यूएसए चलेगी, तो आपने क्या किया, बाहर जब जाएगा कुछ भी सामान तो बाहर से पैसा आएगा, है ना। बाहर कोई भी सामान जाएगा तो वहां से पैसा आएगा। अब जब बाहर से पैसा आएगा तो उस पैसे से आपको क्या देखने को मिल रहा है, उस पैसे से आपको देखने को मिल रहा है कि डेवलपमेंट होगा, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, बाहर का विदेश का पैसा आएगा। तो एक्सपोर्ट्स ब्रिंग्स फॉरेन एक्सचेंज, और एक्सपोर्ट तभी कर पाओगे जब इंडस्ट्रीज होगी। एनकरेजेस प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्री थ्रू हायर वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स। अब सिंपल चीज है कि आपके पास इंडस्ट्री नहीं थी तो आप सीधा का सीधा कॉटन बेच देते थे मार्केट में, लेकिन अब इंडस्ट्रीज आ गई तो आप क्या करते हो, उस कॉटन से कपड़ा बनाते हो और कपड़ा बेचते हो। तो कॉटन की कीमत कम रहेगी, लेकिन कॉटन से जब आपने इंडस्ट्रीज में कपड़ा बना लिया, शर्ट बना लिए, पैंट बना लिए, तो शर्ट और पैंट जब बेचोगे तो उसकी कीमत ज्यादा रहेगी, ठीक है। शर्ट और पैंट जब बेचोगे तो उसकी कीमत क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। समझ में आया? तो इस सेंस में क्या है कि इंडस्ट्रीज क्या करती है, प्रॉस्पेरिटी लाती है, संपन्नता लाती है देश में, क्योंकि आप क्या करते हो, फिनिश गुड्स को बाहर पहुंचा देते हो, दूसरे देश में, विदेश में पहुंचा देते हो, ठीक है। और उससे वैल्यू ज्यादा मिलती है आपको, फॉरेन इनकम मिलती है, ठीक है, हायर वैल्यू ऑफ गुड्स मिलती है। अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करती है इंडस्ट्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी तो रीजनल डाइवर्सिटी जो डिस्पैरिटी जो है वो खत्म होगी। एग्रीकल्चर सेक्टर मॉडर्नाइज हो जाएगा और लोगों की जो डिपेंडेंस है, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे, वो डिपेंडेंस लोगों की खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एडवांटेजेस हैं। क्लियर है? बताओ कितने बच्चों को एकदम समझ में आ गया कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है? पोपलू है ना बेटा, पोपलू ओपलू सब है। क्लियर हुआ? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इंपॉर्टेंस, है ना। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में ये 4 पॉइंटर्स ध्यान रखना कि सबसे पहले वो एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करता है और लोगों की जो डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर सेक्टर पे वो कम करता है। अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और रीजनल डिस्पैरिटीज को खत्म करता है। एक्सपोर्ट्स ब्रिंग्स मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, तो जब आप सामान को एक्सपोर्ट करते हो तो उससे आपको पैसा मिलेगा। साथ ही साथ क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है तो इट एनकरेजेस प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्री थ्रू हायर वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। किसी भी देश में संपन्नता तब ऐड होगी जब आप क्या करोगे कि सामान की वैल्यू को हाई करके बेचोगे, वो कब होगा, जब आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग करोगे। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब उसी हिसाब से अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये इकोनॉमी की स्थिति को दर्शाता है कि जिस देश में, जैसे चाइना है, तो चाइना आज पावरफुल क्यों है पता है? क्योंकि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होती है बहुत ज्यादा। कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है? इंडस्ट्रीज बहुत सारी है, तो चाइना इंडस्ट्रीज में सामान बनाता है, तो 4 रुपए के रॉ मटेरियल को लेकर 10 रुपए का सामान बनाता है, 6 रुपए का प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। तो इस सेंस में इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है वो किसी भी कंट्री की आपको पता लगती है वहां की इंडस्ट्रीज से, ठीक है। तो अब उसके बाद में अगर आगे बढ़े तो इंडस्ट्रीज जो है ना, इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ एग्रीकल्चर, या फिर इसको सवाल को ऐसे बना दूं मैं कि कैसे इंटरडिपेंडेंस है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के आपस में, कैसे इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। किसी भी तरह से सवाल पूछा जाए, किसी भी तरह से सवाल पूछा जाए तो यहां पे आपको देखने को मिलता है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों मूव्स हैंड इन हैंड, क्यों? ऐसा एक सवाल बनता है। तो दूसरा चांद सितारे फूल और शबनम वाला एक क्वेश्चन बताऊं मैं तुम्हें, तो जो क्वेश्चन आना ही है एग्जाम में वो क्या है कि हाउ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव टू ईच अदर, हाउ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो यहां पे आपको क्या लिखना है कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गोज हैंड इन हैंड बिकॉज, सिंपल चीज है, इंडस्ट्रीज को चलने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे कॉटन इंडस्ट्री है या फिर आयरन, कॉटन इंडस्ट्री के अलावा जैसे शुगर इंडस्ट्री है, तो इन इंडस्ट्रीज को चलने के लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए रहेगा ना। तो रॉ मटेरियल कहां से आएगा? खेतों में से आएगा। तो एग्रीकल्चर गिव्स रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज, और एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रीज कैसे फायदा देती है?
तो अब जैसे अगर आप देखोगे while industries give tools, fertilizers etc and buy products from farmers, तो क्या होता है, और इंडस्ट्रीज जो है तो वो एग्रीकल्चर को ऐसे मदद करती कि ट्रैक्टर हो गया, टूल्स हो गए, मशीनरी हो गए, वो सब इंडस्ट्री में ही बनते हैं और उससे एग्रीकल्चर को फायदा होता है। साथ ही क्या होता है, अब एग्रीकल्चर को फायदा होता है और एग्रीकल्चर सेक्टर को जो जो चीजें चाहिए रहती है, पाइप वगैरह ये सब, तो वो इंडस्ट्रीज से बन के जाएंगे, और क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को भी वो चीज चाहिए तो इंडस्ट्रीज उनको वो चीज देती है। तो गिव एंड टेक वाला रिलेशन है, और इसी सेंस में आप क्या देखते हो कि देयर इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। समझ में आया कि कैसे दोनों इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो आज के समय में हम ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में जी रहे हैं, हमने पढ़ा है कि पूरा वर्ल्ड जो है ग्लोबली कनेक्टेड है। ठीक है, हमारी इंडस्ट्रीज को और ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होना होगा। सेल्फ सफिशिएंट होना अपने आप में पर्याप्त नहीं कि हाँ हमारे देश में इंडस्ट्री लगी, ऐसी इंडस्ट्री होना चाहिए कि जो इंडिया में प्रोडक्ट बन रहे हैं उन प्रोडक्ट की वैल्यू एट पार हो। ठीक है, उन प्रोडक्ट्स की वैल्यू बराबर हो किसके, उन प्रोडक्ट्स की वैल्यू बराबर हो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी प्लस गुड्स मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी विथ दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो जो लोग इंटरनेशनल मार्केट में उनके क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वैसा प्रोडक्ट हमारे पास होना चाहिए। समझे, ये चीज रहती है। ठीक है, ये था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का केस। गॉट माय पॉइंट? क्लियर हुआ? बताओ, तो इस सवाल का जवाब दो। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव्स हैंड इन हैंड। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। बताओ, 2023 का क्वेश्चन है। बताओ भाई, जल्दी बताओ। एमसीक्यू पूछा है, ऐसा कोई सवाल नहीं पूछ लिया मैंने तुमसे कि रमेश की मां के 4 बच्चे, तो पहले का नाम 1 रुपया, दूसरे का नाम 2 रुपया, तीसरे का नाम 5 रुपया, तो बताओ चौथे का नाम क्या। ऐसा सवाल नहीं पूछा मैंने तुमसे। मैंने तुमसे सिंपल सवाल पूछा है। क्या सवाल पूछा है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री मूव्स हैंड इन हैंड, एक असर्शन दिया है। ठीक है, और दूसरा रीजन दिया है, तो अब आपको बताना है कि क्या होगा। अरे अभी कहीं नहीं जा रहा हूं, कल और क्लास है तुम्हारी मैप वर्क की। इसका आंसर दे रहे हैं कि सर चौथे का नाम रमेश है, इसका आंसर कोई नहीं दे रहा अभी भी। चौथे का नाम 6 रुपया बोल रहे हैं बच्चा। कल 15 मैप लेके आना बेटा, 15। ठीक है, लिख, ठीक है। चलो, हो गया। 57% बच्चों ने सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। बहुत आधे बच्चों क्वेश्चन दो, आधे घंटे तक तो क्या क्वेश्चन क्या है, सामने लिखा आंसर दो फटाफट। ठीक है, तो बी है। देखो इसमें क्या है ना, असर्शन इज ट्रू, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री मूव्स हैंड इन हैंड। बात सही है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में चलते हैं। रीजन क्या है कि क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल देता है और इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर को मशीन देती है। ये रीजन होना चाहिए, लेकिन रीजन अलग है कुछ कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन। ये इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बता रहा है। तो रीजन अपने आप में गलत नहीं है, रीजन इज ट्रू। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। ठीक है, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो बी होगा इसका राइट आंसर। मात्र 57% बच्चों ने सही आंसर दिया है। अब देखो अगला जो टॉपिक है, या अगला टॉपिक ऑब्जेक्टिव टाइप में बन के आता है और बहुत सिंपल बेसिक टॉपिक है, इसको 2 मिनट में कवर किया जा सकता है अगर आप ध्यान दो तो। क्या है अगला टॉपिक? है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब कि आप इंडस्ट्रीज को कैसे अलग अलग तरह से क्लासिफाई कर सकते हो कि एक इंडस्ट्री ये भी होती है, एक इंडस्ट्री ये भी होती है, एक इंडस्ट्री ये भी होती है। तो अगर आप जैसे देखोगे ना, तो इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे। बेसिस मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूं कि आपको टीम बनाना क्रिकेट टीम, तो आप बच्चों को देखोगे कौन को क्रिकेट खेलते आता है, वो बेसिस वो रखोगे आप। मैंने आपको दिया कि क्विज में जाना है, क्विज कंपटीशन में, तो आप बेसिस बदल दोगे ना कि अब आप पढ़े लिखे बच्चे देखोगे जो क्विज में पार्टिसिपेट कर पाए, जिनको नॉलेज भी हो कुछ। तो ऑन दी बेसिस, ऑन डिफरेंट डिफरेंट बेसिस, अलग अलग मापदंड पे अलग अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन निकल के आएगा। तो जैसे अगर हम बात कर रहे हैं ऑन दी बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल के हिसाब से क्या है,
एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रॉ मटेरियल लेती है, जैसे कॉटन हो गया, शुगर हो गया। और दूसरी होती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो नेचर से ही रॉ मटेरियल ले रही है लेकिन वो मिनरल्स वाले रॉ मटेरियल ले रही है, जैसे आयरन हो गया, सीमेंट हो गया, आयरन स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री। तो ये मिनरल बेस्ड हो गई, ये एग्रीकल्चरल बेस्ड हो गई, एग्रो बेस्ड हो गई, मिनरल बेस्ड हो गई। तो सिंपल, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड, अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल्स। इंडस्ट्रीज जो अपने मेन रोल्स होते हैं इंडस्ट्रीज के, उन मेन रोल्स के हिसाब से कुछ इंडस्ट्रीज बेसिक इंडस्ट्रीज होती है, जैसे जो दूसरी इंडस्ट्रीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बेसिक रोल प्ले करती है, जिन्हें की इंडस्ट्री भी आप कह सकते हो दूसरी इंडस्ट्रीज के ग्रोथ में। जैसे जैसे उदाहरण दे रहा हूं, क्या कि मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री जो है वो कुछ प्रोडक्ट नहीं बना रही, वो मशीन बना रही है, और उन मशीनों से फिर दूसरे प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, वो आयरन एंड स्टील लोहे की बहुत सारी मशीनें बना दे रही, किसी मशीन से दोने बनते हैं, किसी मशीन से बॉटल बनती है, किसी मशीन से मान लो डब्बे बनते हैं। तो वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक बेसिक इंडस्ट्री हो गई जो दूसरी इंडस्ट्रीज के ग्रोथ में मदद कर रही है। वैसे कुछ इंडस्ट्रीज डायरेक्ट कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होती है, मतलब जैसे कि साबुन बनाने वाली इंडस्ट्री है, तो उनने साबुन बना दी और वो साबुन फिर डायरेक्ट कंज्यूमर यूज कर रहा है, ऐसा नहीं कि साबुन से भी कुछ और बना दिया उनने। समझ में आया? तो रोल के हिसाब से अगर आप देखोगे अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, कुछ इंडस्ट्रीज बेसिक इंडस्ट्रीज होती है जो दूसरी इंडस्ट्रीज के सपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और कुछ इंडस्ट्रीज कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होती है जो डायरेक्ट कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट देती है। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है तीसरा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेस्ड, कितना पैसा लगाए, और पैसे के हिसाब से कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है और कुछ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है। ठीक है, 1 करोड़ से नीचे वाली स्मॉल स्केल और 1 करोड़ से ऊपर वाली लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, पैसे के हिसाब से। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिक कौन है, तो मालिक के हिसाब से कुछ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है जिनके मालिक कौन है, सरकार। ठीक है, तो जो सरकार के अंडर में जैसे रेलवेज वगैरह, वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हो गई। कुछ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है जिनके मालिक प्राइवेट पीपल है, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, तो जिनके प्राइवेट ओनर्स है ना, तो वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हो जाती है। फिर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो क्या है, जॉइंटली ओन्ड रहती है। जॉइंटली ओन्ड मतलब क्या होता है, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में जैसे देखेंगे कि गवर्नमेंट ने और प्राइवेट प्लेयर ने हाथ मिला लिए, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड हो गया। ठीक है, तो वो क्या है, वो एक जॉइंट सेक्टर का एग्जांपल है। और कोऑपरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्रीज होती है जिसमें कोई एक मालिक नहीं है, जितने भी सप्लायर्स है ना वो खुद ही उसके मालिक होते हैं। जैसे अमूल, अमूल क्या है, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है कि सारे मिल्क प्रोड्यूसर जो है वो दूध लेके आते हैं और सब अपने अपने दूध को जितना, मतलब जो जितना जितना दूध लेके आता है उसको उतना उतना पैसा मिल जाता है। तो कोई एक मालिक नहीं है कोऑपरेटिव में, जो सप्लायर्स और रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स होते हैं वही ओनर्स होते हैं, वो एक तरह से स्टेक होल्डर हो जाते हैं। तो ओनरशिप के हिसाब से पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट और कोऑपरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्री हो गई। और लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ वेट, वेट ऑफ व्हाट, वेट ऑफ रॉ मटेरियल या फिर वेट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। तो उस इंडस्ट्री में जो सामान लगता है या फिर सामान बन के जो आता है, तो उसका वेट अगर बहुत ज्यादा भारी होता है तो हैवी इंडस्ट्रीज होती है, जैसे जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज है जहां मशीनरीज वगैरह बनती है, तो वो मशीनरीज वगैरह बनती है तो वो हैवी इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में आएगी। और कुछ इंडस्ट्रीज लाइट इंडस्ट्रीज होती है, जैसे कि क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वाली इंडस्ट्री जो है, ठीक है, जो जैसे चिप बना रही है छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज, तो वो लाइट वेट इंडस्ट्रीज होगी। तो कुल मिला के अगर आप जैसे देखोगे तो अगर आप बेसिस बदलोगे तो अलग अलग क्लासिफिकेशन निकल के आ जाएंगे। रॉ मटेरियल के हिसाब से एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मेन रोल के हिसाब से बेसिक इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, ऑन द बेसिस ऑफ वेट, वेट अगर देखेंगे वजन के हिसाब से लाइट हैवी इंडस्ट्रीज होती है और लाइट इंडस्ट्रीज होती है। अब आपको बताओ कि क्लासिफिकेशन में कोई डाउट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज अपन ने पढ़ी, तो इज देयर एनी डाउट इन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, बताओ। हाँ जी, पोपलू कहां है सर, मैं बता रहा हूं पोपलू। तुम तो छुट्टी में थे ना उस दिन, पिकाचू ने रेनकोट पहन लिया, इसका आज से नाम पोपलू है। संदीप भैया ने तो बोल रहे कि नया सदस्य कहां से आ गया। ठीक है, पोपलू आज खुश है, देखो स्माइल कर रहा है पोपलू। चलो भाई, आ जाओ। जॉइंट सेक्टर में क्या होता है ना, जहां पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों एक साथ आके हाथ मिला लेते हैं, पब्लिक और प्राइवेट दोनों एक साथ आके हाथ मिला लेते हैं, वो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है।
ठीक है। पतंग नहीं उड़ाई यार, नहीं उड़ा पाया यार। मेन रोल मतलब क्या होता है ना, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल कि वो क्या रोल प्ले करती है। डायरेक्ट कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट बनाई तो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। अब जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आयरन और स्टील बनाती है, उस आयरन से कहीं मशीन बनती है, उस आयरन से कहीं घर बनते हैं, उस आयरन से कहीं कुछ बनता है, तो वो बेसिक इंडस्ट्री हो गई। समझे? क्लियर है? क्लियर हुआ? मकर संक्रांति के दिन आज मेरी पतंग कट गई। कटा तो बहुत कुछ था मेरे दोस्त, तुम्हें सिर्फ पतंग ध्यान रह गया। बाकी इंपॉर्टेंट ये है कि अब एग्जाम में ना कटे, इसके लिए पढ़ लो बहुत अच्छे से। चलो लीडर बोर्ड पढ़ेंगे। अब ये क्लासिफिकेशन आपको बताया गया, अलग अलग बेसिस पे अलग अलग तरह का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अलग अलग तरह का क्लासिफिकेशन, अलग अलग तरह का क्लासिफिकेशन है। ये देखो हट्टे कट्टे नौजवान छींक रहे हैं। और वो वाला मीम देखा तुमने, छींकने पे वाला मीम देखा कि आजकल के नौजवान को देखो, छींक देते हैं और जरा में सॉरी बोल देते हैं। हमारे दादा परदादा के समय में तो बहुत जोर से पात देते थे और हरिओम बोल के आगे बढ़ जाते थे। तो मीम चल रहा है ना। तो संदीप कैसे नौजवान हो यार तुम, छींक के सॉरी बोल देते हो। चलो क्लियर हुआ? चलो तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की अगर बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की अगर बात करें, तो यहां एक चीज समझना है आपको कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की अगर बात करें ना, तो इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया जा सकता है अलग अलग तरह से, लेकिन हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज दो ही तरह के क्राइटेरिया पढ़ेंगे। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज दो तरह के क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में अपन पढ़ेंगे कि जो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर से रॉ मटेरियल लेती है, ठीक है। जो जो इंडस्ट्रीज क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर से रॉ मटेरियल लेती है, वो इंडस्ट्रीज क्या कहलाती है? वो इंडस्ट्रीज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाएंगी। तो उन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को जैसे अगर अपन देखेंगे तो अपन को तीन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पढ़ना है, कॉटन टेक्सटाइल की, जूट टेक्सटाइल की और एक शुगर इंडस्ट्री की, ठीक है। और दूसरा देखो क्लासिफिकेशन आपको ब्रॉडली तो बहुत सारे बताए, लेकिन डिटेल में आपको एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड दो ही तरह की इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशन इस चैप्टर में पढ़ना है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब वो इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो कि क्या करती है? एग्रीकल्चर सेक्टर से रॉ मटेरियल लेती है, ठीक है। दोज इंडस्ट्रीज, ठीक है, दोज इंडस्ट्रीज those industries which get their raw material from एग्रीकल्चर सेक्टर, है ना। तो उस आधार पर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर से जिनको रॉ मटेरियल मिल रहा है, तो ऐसी कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट टेक्सटाइल, ठीक है। क्योंकि कॉटन कहां मिलता है? कॉटन आपको खेतों में ही ग्रो होते देखने को मिलता है। आप ये मत सोचना कि खेत में शर्ट लटक रहे हैं। हाँ सर हमने देखे हैं खेत में इस पे शर्ट लटके रहते हैं, वहीं से आते क्या शर्ट? नहीं बाबू, वो तो क्या ना, वो पुतला बनाया जाता ताकि जानवर वगैरह को लगे कोई खेत में खड़ा है तो फसलें खराब ना हो, ठीक है। क्या बोलते हैं यार उसको, इंग्लिश में कुछ बोलते हैं वो जो ऐसे पुतले बनाते हैं खेत में। पुराने मूवी के जो हॉरर शोज वगैरह मूवीज आती थी, हॉरर मूवीज, तो उसमें ये रहता है कि वो पुतले के अंदर जान आ जाती, बस वही भूत होता है। और तो खेतों में क्या है, कॉटन लगता है, उस कॉटन बॉल को निकाला जाता है, उससे धागा बनता है, धागे से फिर क्या बनते हैं? शर्ट बनते हैं।
तो बेसिकली शर्ट इंडस्ट्री में बन रहा है, लेकिन उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कॉटन टेक्सटाइल से आ रहा है, वैसे ही जूट टेक्सटाइल से आता है। तो अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें ना कंट्री में, तो कंट्री के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, जो कि एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, इट ऑक्यूपाइज अ वेरी यूनिक पोजीशन। हमारे देश में एक बहुत यूनिक पोजीशन ऑक्यूपाई करती है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। वेरी यूनिक पोजीशन इज बीइंग occupied by the cotton textile industry in our country, ठीक है। तो इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत सिग्निफिकेंटली हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करती है। कैसे सिग्निफिकेंटली हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करती है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको देखने को मिलता है कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो आपको देखने को मिलेगा कि वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है तो धागा बनने से लेके कपड़ा बनने तक पूरी प्रोसेस हमारे कंट्री में होती है। तो वैल्यू चेन जो है ना, मतलब जैसे एक टमाटर से आप मैक्सिमम क्या बना सकते हो, टमाटर से चटनी वटनी बना के केचप तक बना सकते हो। टमाटर का आप ऐसे तो नहीं कि टमाटर से आप ट्रक बना दोगे एक टमाटर की लाइफ स्पैन क्या है, टमाटर से लगा के केचप तक की है। तो वो उसका कंप्लीट वैल्यू चेन है कि एक टमाटर से मैक्सिमम केचप ही बन सकता है, टमाटर से ट्रक नहीं बन सकता है। लेकिन अगर आप जैसे देखोगे कॉटन, तो एक कॉटन से क्या क्या बन सकता है, कॉटन से धागा बन सकता है, धागे से कपड़ा बन सकता है, कपड़े से शर्ट बन सकती है, शर्ट से पोछा बन सकता है। तो ये उसका वैल्यू चेन है, ठीक है। मम्मियां जानती है कि शर्ट से पोछा कैसे बनाते हैं, तो ये उसका वैल्यू चेन है। तो जो हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में बड़ी यूनिक पोजीशन ऑक्यूपाई करती है, क्योंकि इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। खूब प्रोडक्शन भी होता है टेक्सटाइल्स का हमारी कंट्री में। साथ ही साथ हम क्या है, सेल्फ रिलायंट है कि हमें किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता है, ठीक है। इट इज कंप्लीट इन वैल्यू चेन। तो जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है हमारी कंट्री में, वो वैल्यू चेन में कंप्लीट है अपने आप में, कि उसमें आप और नया कुछ ऐड नहीं कर सकते हो। धागे से शर्ट और शर्ट से पोछा, पोछा बनाने तक का काम मम्मी होगा, पूरा हमारे देश में ही हो जाता है, ठीक है। इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, ठीक है। इंडस्ट्रीज में लोग काम करेंगे तो रोजगार भी मिलेगा, रोजगार के साथ साथ में क्या है कि फॉरेन अर्निंग भी आएगी, समझ में आया? रोजगार के साथ साथ में फॉरेन अर्निंग भी आएगी। तो इस सेंस में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है हमारी कंट्री में, तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एक बहुत यूनिक पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई करती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर कंट्री, ठीक है। हमारी कंट्री में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। समझ में आया? टमाटर से टमाटर की सब्जी भी बन सकती है, हाँ वेरी गुड। टमाटर से दरियाई गेंडा बना देंगे। अबे क्या बोल रहे हो, पागल हुए हैं? चलो स्कैर क्राउ, हाँ ये ऐसे कुछ कहते हैं उसको। देखो यार, तुम फिर उल्टी उल्टी बातें करते हो। अब एक बच्चा लिख रहा है क्या कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता है। जहां तुम्हारा मन लगा था वहां कुछ हो नहीं पाया, तो अब पढ़ लो, पढ़ने में लगाना पड़ेगा ना मेरे दोस्त। पढ़ते क्यों नहीं हो? चलो नहीं, ये इस बच्चे से मैं बिल्कुल लाइन करूंगा जो बोल रहा है कि पोछा मम्मियां ही क्यों, पापा क्यों नहीं बना सकते? पापा भी बना सकते हैं, ठीक है, पापा भी बना सकते हैं। कपड़े से पोछा पापा भी बना सकते हैं, लेकिन मम्मी क्या है ना, मम्मी प्यार से बनाएंगी कब? जब तुम्हारा कपड़ा पहन के मन खत्म हो जाएगा, तुम बोलोगे नए कपड़े लेना है, फेंक दिया, तो मम्मी पोछा बनाएगी। पापा कैसे बनाएंगे कि तुम पढ़ाओगे नहीं और पापा के हाथ चढ़ गए किसी दिन, पापा ऐसी शर्ट के कॉलर पकड़ेंगे, फट जाएगा, देंगे पीठ पे दो, तो फट गया, तो अब पापा ने ऐसे पोछा बनाया है, ठीक है। उस पोछे से धुनाई तुम्हारी होना है, लेकिन पापा अगर बनाएंगे तो इट्स बेटर कि पढ़ लो, ध्यान लगा दो क्लास में। आज तुम बोलोगे आज दिगराज सर आज क्या हो गया तुम्हें? आज हुआ कुछ नहीं है, तुम आज बहुत उल्टी उल्टी बातें कर रहे हो, तो अब मुझे भी थोड़ा फिर टिट फॉर टैट करना पड़ता है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की अगर बात करें, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर से जिसको रॉ मटेरियल मिलता है, और एक टाइप ऑफ इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब जहां कपड़ा बनता है। तो कपड़ा कॉटन टेक्सटाइल में भी बनता है, जूट टेक्सटाइल में भी बनता है, ठीक है, दोनों एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आएगा। अब मेरी बात सुनना, 3 इंडस्ट्री ये है, इसके बाद में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी है एक। तो ये 4 इंडस्ट्री जो है आगे मिनरल्स में पढ़ेंगे। इन 4 इंडस्ट्रीज में ना एक हैक है। हैक क्या है? वो हैक समझाता हूं मैं तुम्हें। इन 4 इंडस्ट्रीज में हैक ये है बाबू कि आपको ये देखना है बस कि हर इंडस्ट्री का कोई यूनिक पॉइंट होगा, हर इंडस्ट्री का लोकलाइजेशन का कुछ पॉइंट होगा। कि जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री गुजरात और महाराष्ट्र वाले रीजन में है, क्यों है, क्यों वहां पे लोकलाइज्ड है। जैसे जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो वो वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर बेसिन के आसपास लोकलाइज्ड है, तो लोकलाइज्ड क्यों है? तो मेरा हैक अगर मैं लिखूं सारी इंडस्ट्रीज का, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और आयरन स्टील इंडस्ट्री में, इन 4 इंडस्ट्री में ये हैक लगा सकते हो। तो हैक क्या है?
है कि कोई तो यूनिक पॉइंट हर इंडस्ट्री का है। लोकलाइजेशन पे क्वेश्चन बनता है कि आयरन स्टील है अगर, तो वो क्यों छोटा नागपुर प्लेटू में लोकलाइज्ड है। कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो क्यों लोकलाइज्ड है, वो महाराष्ट्र गुजरात वाले एरिया में। जूट टेक्सटाइल है तो क्यों लोकलाइज्ड है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? बताओ जल्दी, है ना? आया ना समझ में? तो ये दो चीजें ध्यान रखना। समझ में आया? अबे हाँ या ना बोल दो। चलो अब अगर अपन आगे बढ़े तो कॉटन टेक्सटाइल्स की अगर हम बात करें, तो कॉटन टेक्सटाइल्स की अगर बात की जाए तो लोकलाइजेशन इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, तो सबसे पहला तो सवाल ये आता है कि अधिकतर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है हमारी कंट्री में, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र और गुजरात में क्यों है? क्योंकि उसके पीछे का कारण ये है, देखो रीजन ये मिल गया। क्वेश्चन अगर आता है, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, व्हाई मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन महाराष्ट्र, व्हाई मोस्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर लोकलाइज्ड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो उसका कारण क्या बनेगा कि मोस्ट ऑफ दी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर लोकलाइज्ड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात बिकॉज महाराष्ट्र और गुजरात वाला रीजन जो है तो कॉटन ग्रोइंग रीजन है। ठीक है, ब्लैक सॉइल है वहां पे, ब्लैक सॉइल को ही कॉटन सॉइल कहा जाता है, कॉटन बेस्ट ग्रो होता है वहां पे। ठीक है, वहां पे गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे से हो जाता है। मतलब कैसे कि नियर बाय पोर्ट्स है ना, पोर्ट्स हैं, जैसे गुजरात में भी कांडला पोर्ट है, मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी मुंबई पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। साथ ही साथ क्या है कि कॉटन को ग्रो होने के लिए मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए रहता है, नमी, समुद्र के पास होने के कारण दोनों ही राज्यों में नमी बनी रहती है। फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए रहता है कॉटन को, तो वो मॉइस्ट क्लाइमेट, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात में। ठीक है, चीप लेबर इन दी नियर बाय एडजेसेंट एरियाज, पॉपुलेशन ज्यादा है मुंबई वगैरह में, तो सस्ती लेबर मिल जाती है जो इंडस्ट्रीज में काम करेगी। तो दीज आर दी रीजंस जिनकी वजह से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र और गुजरात वाले रीजन में लोकलाइज्ड है। ठीक है, अब अगर हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की वाहवाही सुने कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वाहवाही ये है कि इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में सिग्निफिकेंट तरीके से कंट्रीब्यूट करती है। खूब सारे कॉटन के कपड़े बनते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, कपड़े बन रहे हैं तो लोगों को रोजगार मिलेगा। अब वो कपड़े बने तो एक आदमी कितने कपड़े पहनेगा, हमने सबने पहन लिए, हमने सबने कपड़े पहन लिए, उसके बाद में वो कपड़े हम एक्सपोर्ट भी तो करेंगे, जब विदेश में देंगे तो विदेश वालों से पैसे भी तो लेंगे, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के चलते। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन वैल्यू चेन, मतलब वही है कि हम किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है, धागे से कपड़ा बनाने तक का सारा काम अपने देश में हो जाता है, वैल्यू चेन उसकी कंप्लीट करते हैं। साथ ही साथ ये दूसरी इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करती है। जैसे कपड़ा बन गया सफेद, अब उस पर कलर चढ़ाना है तो केमिकल इंडस्ट्रीज जो है, तो केमिकल और डाई इंडस्ट्रीज जो है उनको सपोर्ट करती है। पैकेजिंग, अब शर्ट बना लिया तो लेयर है तेरा शर्ट, ऐसा थोड़ी ना दोगे, उसको पैक करोगे, तो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, मशीन्स वगैरह बनती है। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सपोर्ट्स वेरियस अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो, दूसरी इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट कर रही है। ठीक है, फिर क्या है, अब जैसे आप देखोगे तो इस इंडस्ट्री में अलग अलग प्रोसेस है। क्या प्रोसेस होता है कि सबसे पहले तो स्पिनिंग होती है। स्पिनिंग मतलब क्या है कि धागा बनना, उस कॉटन से, एक कॉटन का ऐसा बॉल आता है, उस कॉटन के बॉल से आप धागा बनाते हो, तो कॉटन के बॉल से धागा बनाना है स्पिनिंग। ठीक है, धागा बनाना, तो स्पिनिंग इज सेंट्रलाइज्ड इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मतलब धागा कहां बन रहा है, जहां कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है, तो महाराष्ट्र और गुजरात वाले रीजन में ही धागा बनता है। लेकिन जो वीविंग है ना, उस धागे से फिर आप जब कपड़ा बनाते हो, समझना बहुत अच्छी बात से कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अलग अलग स्टेजेस है। जैसे पहले आप क्या देख रहे हैं कि रॉ फाइबर मिला आपको, ठीक है, कपड़ा मिल गया, तो मतलब वो क्या बोल सकते हैं ना कि फाइबर प्रोडक्शन हुआ एक तरह से, कॉटन बना, कॉटन का आपका रॉ फाइबर मिल गया, उस रॉ फाइबर को स्पिन करा, स्पिन करके धागा बुन लिया, तो यार्न बन गया, आपका धागा बन गया। फिर उस धागे को जब वीव करोगे ना, निटिंग वीविंग करोगे, तो धागे से कपड़ा बनेगा। ठीक है, कपड़े से फिर आपने क्या करा, कपड़ा जो वीविंग निटिंग करने के बाद में फैब्रिक बन गया, फैब्रिक, फिर उस फैब्रिक पे आप क्या करोगे, डाई डालोगे, फिनिशिंग करोगे, फिनिशिंग करने के बाद में फिर उससे गारमेंट बना लोगे। ठीक है, गारमेंट बना लोगे, फिर गारमेंट जो है तो वो गारमेंट से फिर आप शर्ट पैंट, ठीक है, जो भी बनाना है आपको, वो कपड़ा बनता है, मतलब पहनने वाले कपड़े। पहले एक थान का कपड़ा होता है, थान के कपड़े को काट पीट के जो बनाना है वो बन जाता है। तो द थिंग इज क्या है, चीज क्या है, चीज ये है कि जैसे अगर आप ये पूरी प्रोसेस देखोगे तो इस प्रोसेस में अलग अलग प्रोसेस है। कहीं धागे से, मतलब पहले कॉटन से धागा बन रहा है, फिर धागे से कपड़ा बन रहा है,
तो जो धागा बनता है ना वो सेंट्रलाइज्ड है, मतलब गुजरात महाराष्ट्र वाले रीजन में ही होगा। क्यों? क्योंकि वहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है, वहीं धागा बना दिया। लेकिन अब जैसे आप देखते हैं बनारस में बनारसी साड़ियां बनेगी, महेश्वर में महेश्वरी साड़ियां बनेगी, चंदेरी में चंदेरी साड़ी बनेगी, है ना। तो हर जगह अपनी अपनी स्टाइल है। तो जो वीविंग होती है ना, वीविंग डिसेंट्रलाइज्ड है बहुत ज्यादा। क्यों? टू इनकॉर्पोरेट दी ट्रेडिशनल और टू इनकॉर्पोरेट दी रीजनल स्किल्स, कि हर क्षेत्र में एक अलग अनुभव से कपड़ा बनाया जाता है। तो वो अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग अनुभव है, तो अलग अलग अनुभव कब पूरा होगा लोगों का? जब वो वहीं पे बनेगा। तो धागा सेंट्रलाइज तरीके से बनता है एक ही जगह पे, लेकिन उसकी जो वीविंग होती है वो वीविंग डिसेंट्रलाइज होती है, कंट्री के अलग अलग पार्ट में होती है। ठीक है। फिर क्या है, जैसे खादी का भी प्रोडक्शन होता है। तो खादी जो है हमारी कंट्री में क्या है, खादी प्रोवाइड्स होम बेस्ड एम्प्लॉयमेंट। तो खादी का जो कपड़ा बनता है, इंडिपेंडेंस के टाइम से खादी इंपॉर्टेंट रहा, तो वो लोगों के जो छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज होते हैं उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, जैसे एक बच्चा लिख रहा है कि मेरे मम्मी पापा कपड़े बनाते हैं लेकिन वो पंजाब से बनाते हैं, तो वीविंग पंजाब में हो रही है। ठीक है, बनारस में बनारसी साड़ियां हो तो गई। महेश्वर आ जाओ, महेश्वर जा चुका हूं मैं। साड़ी तो पहनता नहीं हूं ना, तो महेश्वरी साड़ी दोगे कि मुझे? तो देख रहा सर, महेश्वर आ जाओ, महेश्वरी साड़ी देंगे तुम्हें। क्लियर हुआ? वेरी गुड। आंखें थकी हुई क्यों लग रही है? अरे यार मैं बोलता हूँ, मैं ट्रैवल पे था, कल की क्लास इसलिए कैंसिल हुई। कल मैं गया, वो बुक फेयर में एक इवेंट था, वो करा, वो करके वापस आया, मेरी फ्लाइट छूट गई, रात भर ढंग से सो नहीं पाए, फिर वही भागा दौड़ी भागा दौड़ी भागा दौड़ी। लेकिन दिस इज लाइफ माय फ्रेंड, दिस इज लाइफ। तो कॉटन टेक्सटाइल क्लियर हुआ? जल्दी बताओ मुझे। तो हम अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हैं, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में ध्यान रखना, मैंने आपको बताया। तो यूनिक पॉइंट्स ये हो गए कॉटन टेक्सटाइल के, और लोकलाइजेशन का रीजन ये हो गया। वैसे ही जूट टेक्सटाइल की अगर बात करें, जूट क्या होता है पता है? जूट अभी तुम्हें समझ में आएगा। देखो, किडनैपिंग के वीडियोस देखे हैं बचपन में, और डर भी लगता था कहीं हमें ऐसे कोई किडनैप ना कर ले। तो वो जो बच्चों को बैग के अंदर भरते ना, एक बोरे के अंदर, वो जो बोरा रहता है खाकी कलर का, वाह वाह, बस वही जूट है। ठीक है, तो जूट भी टेक्सटाइल ही है, क्योंकि वो जूट जो है वो नेचुरली एक क्रॉप के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, और उस जूट को फिर प्रोसेस करके, जैसे अगर आप देखोगे तो जूट की चटाइयां बनती है, जो मैट्स बनती हैं, जूट के आर्टिफैक्ट्स बन जाते हैं, जूट के वो गनी बैग्स बनते हैं, वो बोरे बनते हैं जिनके अंदर बच्चों को भर लिया। ठीक है, ग्रेन्स स्टोर किए जाते हैं उन गनी बैग्स के अंदर, ताकि ग्रेन्स खराब ना हो, नेचुरली उसके अंदर स्टोर रहते हैं ना। तो ऐसा ही जूट भी एक इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल है। अब अगर हम बात करें तो जूट जो है तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। तो जैसे अगर आप देखोगे तो जूट प्रोड्यूस होता है हमारी कंट्री में बहुत, और हम खुद इंडस्ट्री में उसको फैब्रिक भी बनाते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब जूट इंडस्ट्री के साथ में केस क्या ना, कि इट इज अ लेबर इंटेंसिव एंड लोकेशन स्पेसिफिक इंडस्ट्री, क्योंकि पूरा काम पहले खेती होगी, खेती से रॉ मटेरियल निकल के आएगा, और रॉ मटेरियल निकल के आने के बाद में उस रॉ मटेरियल को बहुत लेबर इन्वॉल्व रहती है, हाथ से काटना, छाटना, साफ करना। और उसके बाद में क्या है कि वो जूट कहीं भी प्रोड्यूस नहीं हो जाएगा। आप बोलो आपके छत पे हो जाए, नहीं, उसको बहुत ज्यादा बारिश चाहिए उस फसल को, और बारिश के साथ साथ में क्या चाहिए कि टेम्परेचर भी मॉइस्ट चाहिए, और पानी पानी फर्टाइल सॉइल भी चाहिए। तो बहुत नखरीली क्रॉप होती है जूट की क्रॉप, और इसी कारण से जूट की इंडस्ट्री लोकेशन स्पेसिफिक है और लेबर इंटेंसिव है। और इंडिया जो है ना, तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में भी जूट बहुत प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वो पूरा ही रीजन जो है ना, गंगा और जो रिवर्स है हमारी, पद्मा और जमुना और मेघना, तो वो सारी नदियों के पास वाला जो एरिया है वो वैसे ही है, खूब पानी, फर्टाइल सॉइल, मॉइस्ट क्लाइमेट, तो इसीलिए जूट कल्टीवेशन वहां बहुत होता है। तो बिफोर इंडिपेंडेंस तो हम सब एक ही थे, बिफोर इंडिपेंडेंस तो हम सब एक ही थे। इंडिपेंडेंस के बाद में बांग्लादेश के पास में बहुत सारा जूट प्रोड्यूसिंग एरिया चले गया था, तो बांग्लादेश के पास एरिया चलेगा, इंडस्ट्री गई नहीं, तो वो खाएंगे क्या जूट को? तो इसीलिए इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ जूट है आफ्टर बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश सारा का सारा जूट प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट कर देता हमें, ठीक है, और हम उस जूट का फिर क्या करते हैं, हम उस जूट का कह सकते हैं कि वो बनाते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, मिल्स मेनली इन वेस्ट बंगाल अलोंग दी रिवर हुगली। अधिकतर जो जूट टेक्सटाइल में जो जूट मिल्स है ना, वो हुगली रिवर के आसपास है। क्यों है? तो अगेन लोकलाइजेशन वाला पॉइंट आ गया, हुगली रिवर वेस्ट बंगाल के पास क्यों है जूट टेक्सटाइल मिल्स? क्योंकि देखो, जैसे अगर आप देखोगे तो प्रॉक्सिमिटी टू द जूट फील्ड्स, तो उसी एरिया के आसपास जूट प्रोड्यूस होता है, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश वगैरह, तो रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाएगा। चीप वाटर ट्रांसपोर्ट, अब क्योंकि वो क्षेत्र
सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर ट्रांसपोर्ट। आसानी से आदमी क्या कर सकता है, इधर से उधर ले जा सकता है सामान को वाटर ट्रांसपोर्ट पे कम कॉस्ट में। तो अब क्योंकि इंडस्ट्री चलाना है तो आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, और वहां पानी अवेलेबल है तो नदियों पे वाटर ट्रांसपोर्ट सस्ता पड़ेगा। ठीक है, एक्सीलेंट रेल रोड वाटरवेज, अबेंडेंट वाटर, जूट को प्रोसेस करने के लिए पानी चाहिए रहता है तो पानी भी पर्याप्त मिल जाएगा। चीप लेबर, लेबर भी सस्ती मिल जाएगी वहां पे। ठीक है, चीप लेबर। अर्बन फैसिलिटीज, आपको बहुत सारी शहरी सुविधाएं मिल जाएंगी। ठीक है, तो देयर आर मेनी अर्बन फैसिलिटीज अराउंड दीज सिटीज, जैसे वेस्ट बंगाल में कोलकाता वगैरह हो गया ना, तो अर्बन फैसिलिटीज मिल जाएंगी जहां पे बैंकिंग, पोर्ट्स वगैरह सब आ जाएगा। तो इस तरह से जैसे अगर आप देखेंगे तो ये रीजन है कि वाई मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर लोकलाइज्ड अराउंड रिवर हुगली। जूट इंडस्ट्रीज वहां क्यों लोकलाइज्ड है? पहली मिल जो जूट मिल स्टैब्लिश हुई थी वो रिशिरा नियर कोलकाता में हुई थी 1855 में। ठीक है, तो ये आपके जूट टेक्सटाइल का हो गया। अब आपको एक चीज ध्यान रखना कि जब पार्टीशन हुआ था, मैंने बताया, तो मोस्ट ऑफ द जूट ग्रोइंग एरियाज वेंट टू बांग्लादेश। तो जूट ग्रो करने वाला क्षेत्र बांग्लादेश में चले गया और इंडस्ट्रीज हमारे पास रह गई। तो फिर बांग्लादेश हमें ही एक्सपोर्ट करता रहा वो रॉ जूट, क्योंकि वो उनके पास इंडस्ट्री नहीं है, खाएंगे तो है नहीं जूट को। तो ऐसा केस बना। ठीक है, तो ये आपका क्या क्या हो गया, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गया, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई, दो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई, दोनों मिला के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। और भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जैसे सिल्क, तो सिल्क क्या है, लेकिन वो एग्रो बेस्ड, मतलब आप कह सकते हो कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज का पार्ट ही है। क्यों? क्योंकि सिल्क भी है ना, सिल्क वॉर्म को पाला जाता है, और सिल्क वॉर्म के पालने को आप सेरीकल्चर कहते हो। 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो पेड़ पे नहीं लगता है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं तो कुकून को निकाल के फिर रेशम बनती ना, तो वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही पार्ट है। तो ये हमने कॉटन टेक्सटाइल और जूट टेक्सटाइल पढ़ ली। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है दोनों। और ऐसी ही एक और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी है? शुगर इंडस्ट्री। शक्कर जो बनती है ना, शक्कर, तो शक्कर कैसे बनेगी? शक्कर बनती है भाई साहब, गन्ना होता है ना, गन्ना देखा है, गन्ना ऐसे डंडा होता है, देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो तुम्हें रिजल्ट के बाद पता चल जाएगा गन्ना कैसा होता है, पढ़ेंगे सलपट अगर पढ़ोगे नहीं तो शुगर इंडस्ट्री की अगर बात करें तो शुगर इंडस्ट्री आपको देखने को मिलती है कहां पे? शुगर इंडस्ट्री आपको देखने को मिलती है इंडिया में। ठीक है, और ये शुगर इंडस्ट्री जो है, तो इनको एग्रो बेस्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शुगर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल शुगर केन है, जो कि एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। क्लियर हुआ? तो इट यूजेस शुगर केन, जो कि एक बल्कि रॉ मटेरियल है। अब शुगर केन कैसा है? ऐसा थोड़ी ना कि जेब में रख के ले आओगे, आपको ट्रक में ठूसना पड़ते हैं पूरे गन्ने शुगर केन को काट के, और वो ट्रक भर के जाता है इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री में जाने के बाद उस गन्ने की चर्निंग होती है, उसमें से जूस निकाला जाता है, उस जूस से फिर शक्कर बनती है। तो आप क्या कहोगे कि इट इज अ बल्कि रॉ मटेरियल इंडस्ट्री। ठीक है, और साथ ही साथ ये सीजनल इंडस्ट्री है। सीजनल इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि जब हार्वेस्ट होगी शुगर केन, ऐसा नहीं कि बचा के रख लिया बाद में इसमें जूस निकाल लेंगे। जितना आप डिले करोगे वो शुगर केन उतना क्या होते जाएगा, उसके अंदर का जूसीनेस कम होते जाएगी, और उसके अंदर से मतलब जैसे आप देखना, आपके घर में कभी गन्ने आए ना, तो वो गन्ने को 1 महीने तक रखे रखना, तो धीरे धीरे सूखते जाएगा, लकड़ी बनता जाएगा। ठीक है, तो विथ द टाइम जो सुक्रोज कंटेंट रहता है ना, जो मीठापन रहता है उस गन्ने के अंदर, वो रिड्यूस होता चले जाता है। ठीक है, तो इट इज अ सीजनल इंडस्ट्री, रन्स ओनली ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक सीजन। एक सीजन है जब हार्वेस्ट होके आएंगे, तब गन्ने फटाफट फटाफट आप उनका जूस निकाल सकते हो। ज्यादा समय रोकोगे रॉ मटेरियल तो रॉ मटेरियल खराब हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज सूटेड टू कोऑपरेटिव सेक्टर। क्यों? क्योंकि जैसे हार्वेस्ट हो गया, सारे किसान अपने गन्ने लाए, सारे किसान अपने गन्ने से जूस निकाले, और क्या हो, सबको अपने अपने पैसे मिले। कोई भी इंडस्ट्री ऐसे चली नहीं सकती है जिसमें साल भर रॉ मटेरियल आएगा ही नहीं। तो जब रॉ मटेरियल आए तब एक साथ सब अपना अपना रॉ मटेरियल ले आए और फ्री हो। तो सीजनल इंडस्ट्री इट इज देयरफॉर सूटेड बेस्ट टू द कोऑपरेटिव सेक्टर। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का। फर्स्ट इन गुड़, जो जैगरी बनती है, ठीक है, खंडसारी वगैरह ये सब प्रोड्यूस होते हैं। मेजर स्टेट जो है जो प्रोड्यूस करते हैं शुगर केन या शुगर इंडस्ट्री जहां है, तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश है। और 60% मिल्स जो है हमारे देश में वो उत्तर प्रदेश और बिहार में है। उत्तर प्रदेश, बिहार में बहुत ज्यादा शुगर केन प्रोडक्शन होता है। लेकिन विद टाइम आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो शुगर केन इंडस्ट्रीज है ना, वो साउथ की तरफ शिफ्ट हो रही है। मतलब महाराष्ट्र और कर्नाटका वाले एरियाज में, सदर्न स्टेट्स में शुगर केन की इंडस्ट्रीज जो है, शुगर इंडस्ट्रीज जो है, शुगर केन की इंडस्ट्री नहीं, बेसिकली शुगर इंडस्ट्री जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका में शिफ्ट हो रही है। क्यों हो रही है? तो उसके पीछे का कारण है बिकॉज ड्यू टू दी हायर सुक्रोज कंटेंट, कूलर क्लाइमेट, लॉन्गर क्रशिंग सीजन एंड स्ट्रॉन्गर कोऑपरेटिव्स। मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे ये गन्ना है, अब इस गन्ने को मैंने क्या करके रखा, भर धूप में रख दिया और एक जगह रखा जहां क्लाइमेट थोड़ा प्लीजेंट है, वहां रख दिया। तो जहां धूप में गन्ना रखा है ना, वो जल्दी सूखने लगेगा, उसके अंदर का जो सुक्रोज कंटेंट है वो डिक्लाइन होने लगेगा। लेकिन एक ऐसी जगह रखा जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं था, तो वो गन्ना जो है तो फिर भी क्या रहेगा, कूल क्लाइमेट है ना, तो कूल क्लाइमेट के कारण उसका जो गन्ने के अंदर का सुक्रोज कंटेंट है ना, जो मीठापन है, वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा। और जब सुक्रोज कंटेंट धीरे धीरे रिड्यूस होगा
तो उसके चलते क्या रहेगा कि आपको उस गन्ने का जूस निकालने का समय ज्यादा मिल जाएगा। यू विल गेट अ लॉन्गर क्रशिंग पीरियड, ठीक है, कि आप उसको लंबे समय तक क्रश कर सकते हो, रोक सकते हो। 10 दिन बाद भी उसकी क्वालिटी उतनी खराब नहीं होगी जितनी क्वालिटी खराब उस गन्ने की हो जाएगी जो गर्म क्षेत्र में था। तो अब यूपी और बिहार ऐसे क्षेत्र है जहां पे गर्मी ज्यादा है, लेकिन आप सदर्न स्टेट्स में जाओगे तो वहां पे क्या है कि लॉन्गर क्रशिंग पीरियड मिल जाएगा आपको, क्योंकि कूलर क्लाइमेट। समझ में आया? तो यहाँ पे वही बताया गया कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स महाराष्ट्र एंड सदर्न स्टेट्स। क्यों? ड्यू टू दी हायर सुक्रोज कंटेंट इन दी केन, जो गन्ना आया उसके अंदर सुक्रोज कंटेंट ज्यादा भी है, कूल क्लाइमेट है तो लॉन्गर क्रशिंग सीजन मिल जाएगा आपको, और महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में कोऑपरेटिव्स भी स्ट्रांग है और कोऑपरेटिव्स बेटर तरीके से शुगर इंडस्ट्री चला सकते हैं। तो ये कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल और शुगर इंडस्ट्री, क्या ये क्लियर है? बताओ। आपने भी किडनैप किया है? हाँ, ह्यूमैनिटीज टीम जब लॉन्च हुई थी देखा था कैसे किडनैप करके लाए थे, मतलब इनफैक्ट तीनों ही टीम। बताओ। गन्ने का जूस 20 रुपए, बड़ा गिलास, बस वही वही याद रखना है। पूरा पढ़ाया, इतना पढ़ाया, उसमें से सिर्फ अगर कुछ ध्यान रहा तो वही ध्यान रहा, गन्ने का जूस 20 रुपए गिलास, ये ध्यान रहेगा तुम्हें। वेरी गुड क्वेश्चन यार, वेरी गुड क्वेश्चन सौम्य रंजन, कि सदर्न पार्ट तो इक्वेटर के पास है तो वहां कूल कैसे होगा? बहुत बढ़िया सवाल। लेकिन बाबू समझो, मैंने आपको क्या बताया कि एक 9th क्लास में मैंने कॉन्टिनेंटैलिटी वाली चीज पढ़ी थी। तो नॉर्थ इंडिया क्योंकि यहां पे समुद्र से दूर है तो गर्मी होगी तो गर्मी भी भीषण होगी, सर्दी होगी तो सर्दी भी भीषण होगी। लेकिन साउथ इंडिया जो कि कोस्टल एरिया के बाजू में है तो यहां पे एक्सट्रीम्स में टेम्परेचर नहीं जाएगा, गर्मी में भी गर्मी उतनी नहीं लगेगी, सर्दी में भी सर्दी उतनी नहीं लगेगी, तो कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, जो कि जनरली एक कह सकते हैं जो कि जनरली क्या रहता है, जो कि जनरली एक कूलर क्लाइमेट रहता है व्हेन कंपेयर्ड टू दी समर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। गॉट माय पॉइंट? समझ में आया? क्वेश्चन अच्छा था और समझ में आया तुम्हें आंसर? ऐसे ठीक है, चलो भाई। मैं बिहार में, लेकिन आज तक मैंने शुगर केन वाली मील नहीं देखी। कौन से बिहार में हो तुम? बिहार इज नॉट अ स्टेट, बिहार इज अ स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है? तो तुम्हें वो शुगर केन मील देखने के लिए दिमाग से बिहारी बनना पड़ेगा बच्चे। तो है, मतलब ऐसा नहीं है, यूजुअली क्या आता है जहां शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज रहते हैं, ठीक है, शहर में थोड़ी ना, तो छत पे करने थोड़ी ना प्रोड्यूस हो रहे होंगे, खेतों में जाओ। अब जैसे आप इंटीरियर्स में अगर घूमोगे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बाय रोड घूमोगे तो आपको समझ में आएगा कि खेतों में गन्ने गन्ने लगे वहां, ठीक है? चलो, तो अपनी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ये सब कुछ पढ़ने के बाद में देखो मैप वर्क में मैं एक साथ करवा दूंगा, कॉटन, वुलन, सिल्क, जो भी इंडस्ट्री सब एक साथ करवाऊंगा। इस सवाल का जवाब दो। मोस्ट ऑफ द जूट इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज लोकेटेड इन नैरो बेल्ट अलोंग द बैंक ऑफ हुगली रिवर। रीजन, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट, ठीक है? अधिकतर जो इंडस्ट्रीज है, मोस्ट ऑफ द जूट इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज लोकेटेड इन द नैरो बेल्ट अलोंग द बैंक ऑफ हुगली रिवर। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट, ठीक है? बताओ बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, जरा बच के चलियो क्वेश्चन में, ठीक है? पोल गया। अंश आनंद, ऑल इंडिया रैंक 1 शिवा पाल, ठीक है बाबू, ऑल द बेस्ट। हर्षु, प्रिया, ऋषिका, तन्मय, दीक्षा, वैभव, खुशबू और वैष्णवी, सारे बच्चों के लिए तालियां बजा दी जाए जरा एक बार जोरदार। पतंग उड़ा के आया हूं, बहुत बढ़िया बेटा, पतंग तो उड़ाना है सब। पतंग देखो, सुनो मेरी बात, जब तुम एक दिन बड़े हो जाओगे, मैं तो भी छोटे ही हूं, तो उस दिन क्या होगा, तुम व्यस्त हो जाओगे, उस दिन तुम्हें वो मजा नहीं मिल पाएगा। आज मैंने क्या देखा मैं बताता हूं तुम्हें। आज मैं रोड पे से निकल रहा था एक जगह से, तो जब मैं मतलब घर आ रहा था अपने, तो वहां पे ना कुछ बच्चे जो थे, तो वो हाथ में किसी के हाथ में एक लकड़ी थी, किसी के हाथ में से एक फंसा बना हुआ था, मतलब पौधे का वो,
और वो आसमान की तरफ देख रहे थे और दौड़ लगा रहे थे बहुत तेजी से, ठीक है। और मुझे एकदम ऐसा नॉस्टैल्जिया हुआ, ऐसा नॉस्टैल्जिया हुआ, ठीक है, कि मैं भी ऐसे ही करता था जब छोटा था। मुझे नहीं पता तुम लोगों ने किया नहीं किया, लेकिन आज कर लो, क्योंकि बड़े हो जाओगे तो नहीं कर पाओगे भाऊ, ठीक है। तो पतंग लूट रहे हैं बच्चे, ठीक है, पतंग लूट रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं रोड पे, एक दूसरे की छत पे से इधर के उधर लांगते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, हंसते हैं, लड़ते हैं। तो वो तभी करने का मजा है। और फिर मुझे एकदम से सारे नॉस्टैल्जिया आ गए। लंगड़ बनाते थे हम। लंगड़ क्या होता है ना, पता है, जैसे पत्थर है तो पत्थर में ऐसी रस्सी बांध लेते थे और रस्सी बांध के रखते थे, तो किसी की पतंग का धागा ऊपर से गया कि उसमें से लंगड़ डाल देते थे, तो ये पत्थर जाता था उधर से, गिर के ऐसा जाता था, और फिर फटाफट फटाफट खींच लेते थे उसकी पतंग नीचे, ठीक है। तो एक पतंग लूटने में अपना मजा है, पतंग उड़ाने में अपना मजा है। तो ये मजे करने का समय आज है। क्या लगे हुए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के चक्कर में बैकलॉग बन रहा है, बैकलॉग बन रहा है, तो बाद में पढ़ लेना, लेकिन मस्ती और फन जो है अपने जीवन का, वो मरने मत देना, ठीक है। 10वीं है, 10वीं में जान मत फूक देना अपनी। मैं हमेशा से कहता हूं कि रोज पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, कंसिस्टेंसी जरूरी है, लेकिन अपने साथ साथ में उस जीवन को एंजॉय भी करना, ठीक है। यू मे फाइंड दिस कन्वर्सेशन अपोजिट फ्रॉम व्हाट आई ऑलवेज से कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि जो करो ना शिद्दत से करो। पढ़ना तो वो भी खूब दिल लगा के पढ़ लेना, और मस्ती करना तो खूब दिल लगा के मस्ती कर लेना एकदम, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स है ना, जो यूनिवर्स, इट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दी हाफ हार्टेड प्लीज। अगर आप अर्ध मन से, आधे मन से कुछ भी करोगे ना, तो ना पढ़ पाओगे दिल लगा के, और ना मस्ती कर पाओगे दिल लगा के। तो जो भी करो दिल लगा के कर लेना, ठीक है, रच के कर लेना, जिसको कहते हैं ना। चलो, तो बैलेंस कर लो, बैलेंस करा करो। क्लास का टाइम है तो क्लास के टाइम के पहले मस्ती कर ली, ठीक है। किसी दिन अगर क्लास छूट भी रही है, लाइव नहीं कर पा रहे हो, तो उसको उसी दिन रात में लेकिन कंप्लीट करना है कि भैया आज का मेरा काम खत्म हो गया, है ना। चलो, चलो, क्लियर है। सर आप तो गांधी जी के साथ उड़ाते थे ना पतंग। अबे क्या बात कर रहे हो, टीपू सुल्तान और हम दोनों साथ पतंगबाजी करते थे। गांधी जी तो, हम जब पतंग उड़ा रहे थे तो गांधी जी तब क्या थे, तब तो छोटे थे बहुत, तुम जो कह रहे हो ना, तब तो उनको आती नहीं थी। तो फिर टीपू सुल्तान और हम उस समय से उड़ा रहा हूं मैं। गांधी जी तो तुम अभी नई नई बात बोल रहे हो, वो तो जब मैंने रिटायरमेंट ले लिया था उसके बाद उन्होंने पतंग उड़ाना शुरू करी थी। क्या बात करते हो। चलो भाई, क्लियर है, आगे बढ़े। तो इसका राइट आंसर क्या है ना बाबू, देखो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बोथ एंड आर आर ट्रू, और आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बट क्योंकि क्या है ना, लोकेटेड क्यों है हुगली बेसिन के पास, रिवर के बाजू में, क्योंकि वहां फैक्टर्स उसके लिए फेवरेबल है, ठीक है। ये वाला रीजन अपने आप में सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन। समझ में आया। तो असर्शन रीजन दोनों सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन। बताओ, क्लियर है। शकर मकर क्रांति है आज। अरे शकर मकर क्रांति। आ जाओ, अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो देखो वही मेजर, मैंने चार्ट बना दिया उसके लिए, मेजर लोकेशंस कहां कहां है, की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, और रॉ मटेरियल क्या यूज होता है किस इंडस्ट्री में। अब इसमें क्या है ना, इसमें अगर आप जैसे देखोगे तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज बताई गई मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में, सारे फैक्ट्स हैं। क्योंकि जैसे मैंने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर में आपको, सॉरी क्या बोल सकते हैं, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर पढ़ाया था ना कि फैक्ट्स है, तो वैसे ही मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में भी फैक्ट्स है कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है। तो जैसे पहला आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो आयरन और कोल, लाइमस्टोन, ये सारा इसके रॉ मटेरियल होते हैं कि आपको आयरन और चाहिए रहता है, कोल चाहिए रहता है, और लाइमस्टोन चाहिए रहता है, कोयला, लाइमस्टोन और आयरन और, फिर ब्लास्ट फर्नेसेस भट्टियों में चलाया जाता है। और किस प्रोपोर्शन में चाहिए रहता है कि अगर 4 केजी आयरन और है तो आपको 2 केजी कोल चाहिए रहेगा और 1 केजी लाइमस्टोन चाहिए रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ मैंगनीज का भी इस्तेमाल किया जाता है स्मेल्टिंग प्रोसेस में, स्मेल्टिंग मतलब वो पिघलाना जो होता है उस प्रोसेस को कहते हैं। तो ये रॉ मटेरियल है। और अब इस इंडस्ट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो देखो ये एक बेसिक इंडस्ट्री है, इट सपोर्ट्स ऑल अदर इंडस्ट्रीज। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से तो दूसरी इंडस्ट्रीज चल रही है सारी, ठीक है। हैवी इंडस्ट्री, ठीक है, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स जो रहते हैं इसके बहुत बल्कि रहते हैं, कि जब आप रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स बनाओगे आयरन स्टील इंडस्ट्री का तो बहुत बल्क में सामान निकल के आता है, ठीक है। हैवी बल्कि इंडस्ट्री है, ठीक है, वेट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो। इंडिकेटर ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, क्यों, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिसिटी को हम देखते हैं ना, कंट्री की प्रोग्रेस का एक इंडिकेटर था कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। लोग रोटी के साथ लगा के नहीं खाएंगे ना इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब कुछ डेवलपमेंट ही हो रहा है। तो वैसे आयरन एंड स्टील भी लोग कच्चा नहीं खाएंगे आयरन एंड स्टील को,
अगर किसी कंट्री में आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो मतलब वो कंट्री डेवलप कर रही है, ठीक है। नीड्स एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट फॉर रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को अगर आपको ग्रो करना है तो आपको ये चीज समझना होगी कि ट्रांसपोर्टेशन बेस्ड इंडस्ट्री है, रॉ मटेरियल यहां से लाना है, फिनिश प्रोडक्ट वहां से ले जाना है, तो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन और ये सारी चीजें जरूरी होती है, ठीक है। प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ये सारी चीजें जरूरी होती है, ये की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। तो ये चार्ट की मदद से आप फट से रिवाइज कर लोगे कौन सी इंडस्ट्री में क्या पॉइंट आ सकते हैं। मेजर प्रोड्यूसर छोटा नागपुर प्लेट्यू, क्वेश्चन पूछा जा सकता है लोकलाइजेशन पे, तो आप बताना छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास क्या है, रॉ मटेरियल मिल जाता है, चीप मार्केट मिल जाता है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है, यही सारे पॉइंट्स लोकलाइजेशन वाले पॉइंट में जाएंगे, है ना। तो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई। क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है कि क्यों छोटा नागपुर प्लेट्यू में लोकलाइज्ड है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्यों एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है, कंट्री का डेवलपमेंट कैसे दर्शाती है। अगला आ जाओ एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में बॉक्साइट जो होता है ना वो उसका रॉ मटेरियल है, ध्यान है बॉक्साइट। अच्छा एक सवाल पूछता हूं, चलो बताओ कितने बच्चों को ध्यान है। आपने देखा था वेरियस फॉर्म्स ऑफ मोड्स ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स अलग अलग मोड्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बॉक्साइट जो है किस मोड ऑफ अकरेंस में आएगा, कैसे मिलता है, बताओ बताओ। चार्ट लिखेगा कौन, अबे लिखना नहीं है, मैं तुम्हें नोट्स में दूंगा। हाँ पोल बता दो, बता रहा हूं, लीडर बोर्ड बता दूं। गौरी बिजलवान, निशा निशा मीना, निशा मीना भी आती है बार बार भाई पोल पे। निशा मीना, प्रिया, लड़के कहां चले गए सारे, ठीक है। ऋषिका, तन्मय, स्वयग्न, स्वयग्न जीत, ऐसा कुछ नाम है क्या बाबू आपका। आशिमा, आदित्य, माही और आराध्या, ताली बजा दो इन बच्चों के लिए, ये पिछले वाले क्वेश्चन में लीडर बोर्ड पे थे। रेसिडियल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल के फॉर्म में मिलता है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो बॉक्साइट उसका रॉ मटेरियल है। अब एल्यूमिनियम की वही विशेषता है कि लाइट मेटल है, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, जंग नहीं लगती इसमें, मिलेबल है, कूट कूट के उसकी शीट बना दो, डक्टाइल है, उसके तार बना दो, ठीक है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, स्ट्रॉन्ग व्हेन मिक्स्ड विद मेटल्स, दूसरे मेटल्स के साथ मिला दो तो स्ट्रेंथ मिल जाती है उसको, स्टील जैसी, और लाइट वेट रहता है। तो इसीलिए क्या है, एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स, वायर्स, इन चीजों को बनाने में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। इट रिक्वायर्स लार्ज सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एल्यूमिनियम जो है तो लार्ज सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है तो एल्यूमिनियम के लिए लगती है। इट रिक्वायर्स लार्ज मतलब इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। 6 से 4 टन ऑफ बॉक्साइट को अगर इस्तेमाल करोगे, देखो बॉक्साइट रॉ मटेरियल है, बॉक्साइट को प्रोसेस करते हो तो आपको उससे एल्यूमिना निकलेगा, 2 टन का एल्यूमिना निकलेगा, और एल्यूमिना को और प्रोसेस करोगे तो आपको एल्यूमिनियम मिलेगा 1 टन का, ठीक है। तो ये हो गया कि 6 से 4 टन का आप बॉक्साइट लेके आओ, उसको प्रोसेस करो, 2 टन का एल्यूमिना मिलेगा, और 2 टन के एल्यूमिना को प्रोसेस करो तो 1 टन का एल्यूमिनियम मिल जाएगा आपको, ठीक है। 1 टन का आपको एल्यूमिनियम मिल जाएगा। तो ये हो गया एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री की कहानी, ठीक है। अब कहां है, तो ओडिशा, जैसे आप देखेंगे बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दीज आर दी मेजर लोकेशंस ऑफ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज की मेजर लोकेशंस होगी। आगे बढ़ते हैं, केमिकल इंडस्ट्री। अब केमिकल इंडस्ट्री पे आ जाओ, तो केमिकल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो जैसे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक 2 तरह की केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। तो केमिकल्स सच एज सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, पेट्रोकेमिकल्स, ये सारे इसके रॉ मटेरियल हैं। अब ये इंडस्ट्रीज क्या करती है, ये इंडस्ट्रीज जो है केमिकल इंडस्ट्रीज की बात करें तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइड सेक्टर। अब क्या होता है ना, 2 केमिकल मिला के ही तीसरा केमिकल मिलेगा, बनेगा। तो केमिकल इंडस्ट्रीज, मैं अगर एक केमिकल यूज कर रहा हूं तो मुझे केमिकल ए और बी चाहिए, और तो मैं सी केमिकल में डील करता हूं, तो मैं ए और बी से ही रॉ मटेरियल लूंगा। तो ये इंडस्ट्री खुद की ही लार्जेस्ट कंज्यूमर होती है, ठीक है। एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री से ही सामान लेती रहती है, ठीक। तो लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इट्स ओन प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स लोकेटेड नियर रिफाइनरीज। और अधिकतर जो ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज है, मतलब जो पेट्रोकेमिकल्स वगैरह जो नेचर से केमिकल्स मिल रहे हैं, तो वो नेचर से केमिकल्स जो मिल रहे हैं जैसे पेट्रोकेमिकल्स वगैरह है, तो वो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। तो वो अधिकतर ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज वो रिफाइनरीज के आसपास ही होती है, जहां पे रिफाइनरीज होंगी वहीं पे आपको ये केमिकल इंडस्ट्रीज मिल जाएंगी, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्रीज मल्टीपल जगह पे यूज होती है, जैसे प्लास्टिक्स, पेंट्स, फाइबर्स, ड्रग्स, फर्टिलाइजर्स। लोकेशन देखें तो दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, ये हो गया केमिकल इंडस्ट्रीज। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, अब फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज क्या है, तो जैसे अगर आप देखोगे तो कुछ मिनरल्स जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फेट, फिर पोटाश, पोटाश जो है तो हमारी कंट्री में बहुत कम है, इसीलिए हम पोटाश को इंपोर्ट करते हैं।
पोटाश इज प्राइमरली इंपोर्टेड इन आवर कंट्री। ठीक है, अब ये जो है तो ये फर्टिलाइजर्स आपको क्या देखने को मिलते हैं कि दीज आर दी फर्टिलाइजर्स के रॉ मटेरियल। और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से बढ़ी है, क्योंकि पहले तो सब ऑर्गेनिक खेती करते थे, लेकिन फिर खेतों में फसल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज हुआ। तो हमने जैसे देखा यूरिया प्रोड्यूस किया, डीएपी प्रोड्यूस किया, एनपीके फर्टिलाइजर्स वगैरह प्रोड्यूस किए। ठीक है, और इस कारण से फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज ग्रो हुई है। ठीक है, तो इट बूस्टेड दी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, इट डिपेंड्स ऑन रॉ मटेरियल एंड नेचुरल गैस। अब फर्टिलाइजर्स वगैरह जो है तो आपको क्या देखने को मिलता है कि रॉ मटेरियल और नेचुरल गैस, क्योंकि ये नेचुरल गैस के थ्रू ही आप क्या देख रहे हैं कि सप्लाई होती है, जो नेचुरल गैस पाइपलाइन वगैरह है, तो उस पे भी इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट होती है। तो अधिकतर जो एचवीजे पाइपलाइन पड़ी थी ना अपने मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में, उसके आसपास फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, जैसे गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र। ठीक है, इन स्टेट्स में है। तो ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हुई। सिंपल वही कॉन्सेप्ट लेके चलना है, मैं सारी इंडस्ट्रीज मैप पे एक बार करवाऊंगा। फिर आते हैं अपन सीमेंट इंडस्ट्री पे। तो लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम, कोल, ये सारी रॉ मटेरियल हो गए, और इन्हीं मिनरल्स का इस्तेमाल करके आप सीमेंट इंडस्ट्री चलाते हैं। ये एक हेवी इंडस्ट्री है, क्योंकि ट्रक भर के सामान जाता है, ट्रक भर के सामान बाहर आता है। सीमेंट बनने के बाद सीमेंट की बोरियां बनती है ना, सीमेंट की बोरियां बनती है तो वो पूरा बल्कि, तो ऑन द बेसिस ऑफ वेट अगर आप देखेंगे तो ये हेवी इंडस्ट्रीज आ जाएगा, क्योंकि बल्कि रॉ मटेरियल और बल्कि फिनिश गुड्स है। एसेंशियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, ब्रिजेस एंड रोड्स। तो घर बनाना है, रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, कुछ भी बनाना है तो सीमेंट तो लगेगा ही। देयरफॉर इट इज वेरी एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इट नीड्स गुड रेल कनेक्टिविटी फॉर ट्रांसपोर्ट। और अब दिखती बात है कि सीमेंट इंडस्ट्रीज को जहां लगाना है तो बेटर कनेक्टिविटी के लिए आपको अच्छा ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। इंडिया का पहला प्लांट चेन्नई में खुला था सीमेंट का 1904 में। दैट्स इट। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज का है गुजरात वगैरह वाले रीजन में स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, ताकि वो वेस्ट की कंट्रीज में सीमेंट सप्लाई कर सके, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे आप मिडिल ईस्ट की कंट्रीज जो है ना, तो वेस्टर्न कोस्ट से मिडिल ईस्ट की कंट्रीज तक हम पहुंचा सके सीमेंट, क्योंकि वहां डेवलपमेंट बहुत तेजी से चल रहा है। तो गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन जगह पे इंडस्ट्रीज सीमेंट वाली लोकेटेड है। फिर आता है अगला है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि जिन पे गाड़ियां वगैरह बनती है ना, तो जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, रबर, प्लास्टिक, ये सारा रॉ मटेरियल हो जाएगा, मिनरल्स। ठीक है, अब इस इंडस्ट्री में कार, बसेस, ट्रक्स, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, ये सब प्रोड्यूस होते हैं। और 1990s के बाद में जब हमने हमारी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, ग्लोबलाइजेशन चैप्टर से लिबरलाइजेशन ध्यान आया, तो जब हमने हमारी इकोनॉमी को ओपन अप किया, तब बहुत सारी इंडस्ट्रीज, तब बहुत अलग अलग प्रकार के ऑटोमोबाइल व्हीकल्स जो हमारी कंट्री में आना शुरू हुए। ठीक है, और ये ऑटोमोबाइल व्हीकल जो है तो हमारी कंट्री में जब आना चालू हुए, तो इससे हमारी कंट्री में आपको क्या देखने को मिलता है कि एक तरह से बूस्ट देखने को मिला ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड लेबर। जितनी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी उतना ज्यादा बेटर इंडस्ट्री ग्रो करेगी। इट एनकरेजेस मेनी सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। अब जैसे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में आजकल लाइट्स वगैरह लग रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज जो है वो उनको भी सपोर्ट करती है। तो एक इंडस्ट्री अपने साथ में क्या होता है ना, नोडल इंडस्ट्री, जैसे अपन देखते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज को नोडल इंडस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि दूसरी इंडस्ट्रीज को भी जोड़ती है अपने साथ। ठीक है, तो वैसे ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी दूसरी इंडस्ट्रीज, सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज को मदद करती है। कहां कहां है तो दिल्ली, गुड़गांव, पुणे, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, ये हो गया। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज की बात करें तो जैसे सिलिकॉन, मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ये इसके रॉ मटेरियल हो जाएंगे। क्या बनता है तो जैसे आप देखोगे तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बढ़ते चले गए, जैसे टीवी, कंप्यूटर, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, ठीक है, तो ये एक फास्ट ग्रोइंग मॉडर्न इंडस्ट्री है। मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी विमेन को यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और जैसे जैसे कंट्री में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का प्रोडक्शन बढ़ता चले गया, तो ये कंट्री का एक कमाऊ बेटा है। कौन सी? आईटी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, बेंगलुरु जो है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ आईटी हब ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, ये मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज है आईटी इंडस्ट्रीज के। अब क्या है ना, इस पार्ट से आपका फैक्ट्स में 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरी क्वेश्चन कम आएंगे। मैप वर्क का 1 नंबर का पक्का आना है यहां से। ठीक है, मैप वर्क का 1 नंबर का पक्का आना है। तो मैप वर्क जो है वो तुम्हें करवाऊंगा एक साथ पूरा कल, सारे चैप्टर्स का। आप कोई डाउट हो अगर इस चार्ट में तो वो पूछ सकते हो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फीचर ऑफ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग? बताओ। लार्ज सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली फ्रॉम बॉक्साइट, इट इज वाइडली यूज्ड इन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। बताओ 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 बताओ। पेट्रोल पंप है तो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप कर लेते हैं। अबे क्या कुछ भी दिमाग लगाते हो? जल्दी छुट्टी कर दो, पतंग उड़ानी है। वाह यार,
मैंने पतंग पे मोटिवेशन दे दिया तो मेरे से छुट्टी मांग ली। बड़े चंट चालाक बच्चे हो यार। पतंग कितनी, मतलब मुझे ना कुछ कुछ चीजों को देख के बड़ी फिलॉसफी आती है, कुछ कुछ चीजों को देख के बड़ी फिलॉसफी आती है। तो उन कुछ कुछ चीजों में एक चीज पतंग भी है। पतंग के साथ कितना सारा फिलोसफिकल एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है ना, कि जैसे क्या हुआ ना, एक बच्चे ने पूछा, जिसको नहीं पता था कि पतंग क्या है कैसे है, तो पतंग उड़ रही थी, एक पतंग कट गई। अब पतंग कट गई तो कटने के बाद में पतंग क्या है, कट के उसने अपनी रफ्तार छोड़ दी, गिर गई। तो उस बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पतंग तो खराब हो गई, लेकिन पापा ने क्या बोला कि कट जाने से पतंग खराब थोड़ी ना हो गई है, उसका अस्तित्व थोड़ी ना खत्म हो गया, पतंग अभी भी पतंग है। तो वैसे जीवन में कभी कुछ टूट जाता है, कुछ छूट जाता है, कभी रह जाता है ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। उस पतंग को कोई बच्चा वापस उठाएगा, लूट के लाएगा, उस पतंग में धागा बांध के फिर उड़ाएगा और पतंग फिर उड़ेगी। तो उस पतंग का कट जाना यानी कि जीवन का खत्म हो जाना नहीं होता है, वो एक सेटबैक है। एंड योर कमबैक शुड बी स्ट्रॉन्गर देन योर सेटबैक्स। सिंपल है ना। पतंग में कितनी फिलॉसफी है। जैसे लोग कहते हैं ना कि पतंग बंधी हुई है, लेकिन वो पतंग का बंधना ही आजाद होना है। अगर धागा नहीं होता उस पतंग में तो उस पतंग को शायद उड़ान नहीं मिलती। तो एक चश्मे से देखोगे तो पतंग आपको बंधी हुई लग रही है कि यार धागे से बंधी है, लेकिन वो पतंग धागे से बंधी है, इसीलिए वो पतंग उड़ रही है। एंड हियर कम्स द रोल ऑफ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन भी कुछ ऐसे ही होता है कि सुबह 5 बजे उठना बंधा हुआ लगता है यार कि क्यों 5 बजे उठना है, लेकिन आप वो 5 बजे उठ रहे हो क्योंकि उसी कारण से आप क्या कर पा रहे हो, बेटर कर पाओगे। समझ में आ रहा है। तो एट टाइम्स डिसिप्लिन जो है वो पतंग के धागे की तरह लगेगा, लेकिन वो धागा ही है जो पतंग को उड़ान दे रहा है। तो डिसिप्लिन ही है जो लगेगा जरूर कि हम डिसिप्लिन में बंधे हैं, लेकिन डिसिप्लिन में बंधे रहना ही सबसे बड़ी आजादी है कि नहीं। तो मुझे पतंग, मैं सोचता हूं कभी कभी पतंग के बारे में सोचता हूं, मुझे बहुत सारे पर्सपेक्टिव समझ में आते लाइफ के। वैसे ही नदी के बारे में सोचता हूं तो भी मुझे बहुत पर्सपेक्टिव समझ में आते हैं। तो नेचर में पता है, नेचर में सबसे नेचर से अच्छा कोई टीचर नहीं है मेरे दोस्त। नेचर में बहुत कुछ है। चलो, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, यस। देखो एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम बॉक्साइट, नहीं, एल्यूमिनियम बॉक्साइट से बनता है, एल्यूमिना और एल्यूमिना से बनता है एल्यूमिनियम, तो इसलिए ये वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। फाइन 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 फाइन। तो अपन ने सारी इंडस्ट्रीज पढ़ ली। कोई डाउट है किसी इंडस्ट्री में, बताओ। अबे फोर्थ वाला कहां राइट है? फोर्थ वाला क्यों राइट होगा? 1 3 4 2 वाला गलत का है। इट रिक्वायर्स लार्ज सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए लेती है। इलेक्ट्रोलाइसिस कौन सी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस से एल्यूमिनियम बनता है कुछ। जैसे एक बच्चा लिख रहा है सर एक फिलॉसफी मेरी भी कि धागा ही धागे को काटता है। ये भी एक फैक्ट है कि दो पतंगे जब लड़ती हैं तो उन्हें नहीं पता कि उन दोनों पतंग के धागे सेम है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को काट रहे हैं। कभी कभी पतंगबाजी करेंगे, आ जाओ, पतंगबाजी क्रॉसओवर फिलॉसफी बाजी ठीक है। एज ऑफ रेवोल्यूशन, सीमेंट इंडस्ट्री में क्या डाउट है बाबू? सीमेंट इंडस्ट्री जो है, तो सीमेंट इंडस्ट्री में बेसिकली क्या है ना, आपको जैसे देखने को मिल रहा है, मतलब उसमें सिंपल पॉइंट है कि ये रॉ मटेरियल है और सीमेंट इंडस्ट्रीज जो है तो कंस्ट्रक्शन और रोड और ब्रिजेस वगैरह डेवलपमेंटल वर्क के लिए यूज होता है। हमारी कंट्री से बहुत सारा सीमेंट हम एक्सपोर्ट भी करते हैं मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को। दैट्स इट, फैक्ट्स हैं बहुत सारे। अब देखो क्या है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इंडस्ट्रीज अलग अलग तरह से क्या करती है, एनवायरमेंट को पॉल्यूट करती है। तो इंडस्ट्रीज के कारण जो पॉल्यूशन होता है उससे एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है। जैसे सारे पॉल्यूशन आपने पढ़ रखे हैं बचपन से। एयर पॉल्यूशन, तो जब इंडस्ट्रीज धुआं निकालती है तो उससे क्या होता है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस जैसे SO2 CO2, ठीक है, ये सब एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। एयरबोर्न पार्टिकुलेट मटेरियल जो ना, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो गिरता चले जा रहा, तो उस एयर क्वालिटी इंडेक्स के गिरने में क्या है कि एयर मासेस के अंदर छोटे छोटे क्षणिक कणस हैं जिन्हें पार्टिकुलेट मटेरियल कहते हैं। वो हमारे जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स में चले जाते हैं, तो वो एयरबोर्न पार्टिकुलेट मटेरियल्स इंडस्ट्रीज के कारण एयर में आते हैं और उस कारण से एयर पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन क्या है, तो जब इंडस्ट्रीज चलती हैं तो इंडस्ट्रीज क्या करती है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट को डंप करती है। ऑर्गेनिक मतलब क्या है कि वो जो नेचर में मिल सकता है, जैसे जैसे आप देखोगे मंदिर वगैरह जो है, या फिर मान लो कि कहीं आपको ये देखने को मिल रहा है कि बहुत शादियां वगैरह होती है तो फूल वगैरह बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, फिर उनको कचरों में फेंक दिया जाता है नदी नालों में, ठीक है। तो वो तो ऑर्गेनिक वेस्ट है,
लेकिन ऐसा इनऑर्गेनिक वेस्ट भी होता है जो नेचर में डिकम्पोज नहीं होगा, जैसे प्लास्टिक वगैरह, हार्मफुल केमिकल्स वगैरह। और इंडस्ट्रीज क्या करती है, उन पोल्यूटेंट्स को डाल देती है पानी में, जिससे क्या होता है, पानी जो है वो पल्यूट होता है। और मेजर इंडस्ट्री जैसे पेपर इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डाइंग इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ये सारी इंडस्ट्रीज वही काम करती है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन कर देती है। फिर थर्मल पोल्यूशन क्या है, तो जैसे अगर आप देखोगे तो ये मैंने पूरा डायग्राम के साथ लगाया है, हाँ। तो आप जैसे देखोगे तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है या फिर कोई इंडस्ट्रीज है जो गर्म पानी अपना डाल देती है किसमें, नदी वगैरह में, तो वो पानी जो है, ठीक है, तो जब हॉट वाटर फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड थर्मल पावर प्लांट इज ड्रेन्ड इनटू रिवर्स, ठीक है, तो ये हॉट वाटर को जब आप नदियों में डाल देते हो बिफोर कूलिंग, बिना ठंडा करे जब डाल देते हो, तो इससे क्या होता है, इससे आप वो नदी का पानी खराब करते हो, वहां की जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है वो गिर जाएगा, एक्वेटिक लाइफ को हार्म होगा, वहां का एक्वेटिक इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा थर्मल पोल्यूशन होता है कि पानी का जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो थर्मल पोल्यूशन है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन कैसा होता है, जब इंडस्ट्रीज चलती है, काम करती है, तो इंडस्ट्रीज चलती तो चैप ची चू चा, ठीक है, आवाजें निकलती है बहुत सारी। अब जो व्यक्ति काम कर रहा है वहां पे, तो काम कर रहा है कंटिन्यूसली, मशीन चल रही है, ढक 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 ढक, तो उसके दिमाग पे असर पड़ता है, ठीक है। तो वही होता है, दिस इज कॉज्ड ड्यू टू द इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, मशीनरी, सॉज, इलेक्ट्रिक ड्रिल्स, ये सब बहुत ज्यादा नॉइस करती है, और इस नॉइस के कारण क्या होता है, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होता है, नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। ये हो गया। अब समस्या थी वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, हमें लेकिन मेरे दोस्त क्या करना है ना, हमें समस्या पे नहीं, हमें समाधान पे फोकस करना है। पोल्यूशन समझ में आए सारे, बताओ, फोन गया या पोल्यूशन समझ में आए, पोल्यूशन समझ में आ गए सारे? यस। अब पोल्यूशन समझ में आया तो सोल्यूशन देख लो, वाह वाह वाह, ठीक है। लिसन इट अगेन, पोल्यूशन समझ में आया तो सोल्यूशन देख लो। तो पोल्यूशन का सोल्यूशन क्या निकालते मेरे दोस्त, और मैं एक बात बताऊं, मैं एक रील डालूंगा, ठीक है, मैंने ना लिखना शुरू कर दिया है, मतलब लिखना शुरू क्या कर दिया, बहुत समय बाद कल लिख दिया, 2 लाइन लिखी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा लिख के, क्योंकि टाइम नहीं मिलता ना, और लिखना कल, क्योंकि कल मैं 1.5 घंटे जब फ्लाइट में बैठा रहा तो सब कुछ बंद था, दिमाग चालू था, तो मैंने कुछ लिखा, 4 लाइन लिखी, 1.5 घंटे में लिखी, लेकिन तो बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने विचारों को पेन डाउन कर देते हो, हाँ। तो वो कब, फिर मैंने वही लाइन बोलने गया तो भूल गया एक बार तो बुक फेयर में, फिर मैंने देख के पढ़ के बोली वाली लाइन, ठीक है। तो मैं वो देखता हूँ वाली क्लिप्स मिलती है ना, तो आई सेंड रीड टू यू पीपल, 4 शब्द हो जाए इरशाद कर दे रहा तुम उसमें, ठीक है, यानी सुनाऊंगा क्लास में, तुम रील में देखना। तो कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के कारण जो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो सबसे पहले वाटर पोल्यूशन की अगर बात करें, तो आपको सबसे पहले क्या है कि जो वाटर का यूज हो रहा है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। कैसे? बाय प्रोसेसिंग एंड रीयूजिंग ऑफ वाटर, रीयूज करो, रिसाइकल करो, वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए। हॉट वाटर को ट्रीट करो प्रॉपर, उसको घुमा घुमा के ठंडा कर दो, ठीक है, बिफोर रिलीजिंग। तो हॉट वाटर को आप कहीं पानी वानी में रिलीज करो, उससे पहले उसको क्या कर दो, घुमा घुमा के ठंडा कर दो, ठीक। तो ये हो गया, इस तरह से ऐसे हॉट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह बना दो, है ना। तो वाटर पोल्यूशन को ऐसे कंट्रोल किया जा सकता है। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि रिड्यूसिंग पार्टिकुलेट मटेरियल थ्रू फिटिंग स्मोक स्टैक्स। स्मोक स्टैक्स मतलब क्या है कि वो पॉल्यूटेड एयर को ऊपर निकालो, जैसे चिमनियां लगी रहती है ना इंडस्ट्रीज में, ऊपर ऊपर चिमनी, वो चिमनी ऊपर क्यों लगाते पता है? ताकि जो वेस्ट है ना, जो धुआं है, तो अगर वो धुआं नीचे ही छोड़ देंगे तो वो तो वहीं नीचे नीचे लोगों की सांस में दिक्कत आएगी, तो उसको ऊपर आसमान में ले जाके छोड़ो ताकि वो नीचे सेटल ना हो, ठीक है। तो ऐसे स्मोक स्टैक्स लगाओ एयर पोल्यूशन के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होते हैं देखो, कि यहां से अगर धुआं निकलेगा और ये पूरा इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड वो रहेगा, तो इसके अंदर से जब ये इलेक्ट्रिकली चार्ज एरिया है, यहां से जब धुआं निकलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी के उसके कारण, मतलब कह सकते हैं ना, इलेक्ट्रिकली चार्ज जोन के कारण उस धुएं के अंदर जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो सब वही इलेक्ट्रिकली चार्ज जो रहेंगे तो वहीं के वहीं अटक जाएंगे और सिर्फ धुआं धुआं बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स लगाओ। फैब्रिक फिल्टर्स, फैब्रिक फिल्टर्स मतलब क्या है कि कपड़ा लगा दिया जाए, जैसे कपड़ा लगा दिया फैब्रिक, ठीक है, ये फैब्रिक बैग्स लगा दिए इन स्मोक स्टैक्स के अंदर, फैब्रिक फिल्टर्स लगा दिए। अब क्या होगा कि जब गैस आएगी तो उस गैस के अंदर जो
पार्टिकल्स हैं वो कपड़े के कारण, जैसे मम्मियां पानी छानने के लिए कपड़ा लगा लेती ना छन्नी, तो वैसे ही हवा छानने के लिए आप कपड़े का इस्तेमाल करो तो कपड़े के कारण क्या होगा, क्लीन एयर आउट हो जाएगी और जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स अंदर ही रह जाएंगे। तो ऐसे क्या कह सकते हो आप इसको, फैब्रिक फिल्टर्स लगा सकते हो। स्क्रबर्स क्या होते हैं, स्क्रबर्स जैसे अगर आप देखोगे ना तो वेट स्क्रबर में क्या होता है कि यहां से अगर आप जिस देख रहे हो तो हवा आएगी, और हवा जब यहां से आएगी, ठीक है, और यहां पे पानी रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, तो वो पानी तो वापस बाहर निकाल लेंगे, अपन डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन जब वो हवा मॉइस्चर वाले एरिया में से जाएगी तो हवा के अंदर जो कण रहते हैं ना, तो उन पार्टिकल के अराउंड मॉइस्चर बैठेगा तो वो ड्रॉप बन के नीचे टपक से गिर जाएंगे और आउटलेट में से सिर्फ खाली हवा हवा निकलेगी, और हवा के अंदर जो कण थे, ठीक है। स्क्रबर्स के कारण क्या है कि आपने वो, जैसे ये एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे मॉइस्चर बनेगा ना, तो मॉइस्चर बढ़ने के कारण क्या होगा कि यहाँ पे अगर मान लो कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ रहे हैं तो उन पार्टिकल्स के अराउंड मॉइस्चर बैठेगा, मॉइस्चर बैठते जाएगा बैठते जाएगा बैठते जाएगा, और वो मॉइस्चर पार्टिकल्स के अराउंड बैठेगा तो वो पार्टिकल एक ड्रॉप बन के टप से नीचे गिर जाएगा। तो वही होता है कि जब आप हवा को निकाल रहे हो और हवा के अंदर पार्टिकल्स है, उन पार्टिकल्स के अराउंड मॉइस्चर बैठेंगे और मॉइस्चर टप टप करके पानी की तरह कलेक्ट हो जाएंगे, गंदे पानी की तरह, और हवा साफ बन के निकल जाएगी। तो ये होते हैं स्क्रबर्स, ठीक है। इनर्शियल सेपरेटर्स, मतलब हवा को ऐसे घुमा घुमा के निकालो कि जो पार्टिकल्स है उनका पूरा इनर्शिया खत्म हो जाए, इधर उधर टकराते टकराते पार्टिकल नीचे रह जाए और बाहर हवा हवा निकले, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल किया जाए एयर पोल्यूशन को चेक करने के लिए। ऑयल और गैस का यूज किया जाए इंस्टेड ऑफ कोल। फिर नॉइस पोल्यूशन को अगर चेक करना है तो उसके लिए आप क्या करो, साइलेंसर्स लगाओ, मशीन्स को रिडिजाइन करो, ठीक है, नॉइस अब्सॉर्बिंग मटेरियल इस्तेमाल करो, जो वर्कर्स वगैरह उनको ईयर प्लग्स वगैरह दे दो ताकि उनकी हेल्थ पे इंपैक्ट ना पड़े, ठीक है। अब क्या है, तो ये सोल्यूशन है ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कि आप कैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को बचा सकते हो। क्लियर है? ये एग्जांपल एनसीईआरटी के, बाबू एनसीईआरटी की लाइन एज इट इज, मैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं पढ़ाता हूं, एनसीईआरटी अपनी भगवत गीता है। आया समझ में? चलो, अब ये प्रॉब्लम थी पोल्यूशन की, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, उसका सोल्यूशन ये हो गया। अब एनटीपीसी शोज दी वे में क्या बताया गया है कि कैसे नेशनल थर्मल पावर प्लांट जो है उसने हमें रास्ता दिखाया कि कैसे सोल्यूशन निकल सकता है। तो एनटीपीसी शोज दी वे में ये बताया गया है कि नेशनल थर्मल पावर प्लांट जो है, तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट के थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो बिजली बनाते हैं ना कोयला जला के। अब कोयला जला के बिजली बना रहे तो बहुत पोल्यूशन करेंगे सर, हाँ भाई करते हैं, कोयला जला के जब बिजली बनाते हैं तो बहुत पोल्यूशन करते हैं, लेकिन वो पोल्यूशन के साथ साथ में सोल्यूशन भी देते हैं। तो एनटीपीसी शोज दी वे वाले टॉपिक में ये बताया कि कैसे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है उसने पोल्यूशन तो किया लेकिन सोल्यूशन कैसे दिया। तो जैसे उन्होंने ऐसे इक्विपमेंट अडॉप्ट किए जिनके अंदर लेटेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल हो ताकि कम पोल्यूशन हो, ठीक है। उन्होंने जो उनका वेस्ट निकलता था उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करी। उन्होंने ग्रीन बेल्ट्स, प्लांट्स लगाए ताकि अगर धुआं निकल भी रहा है तो वो प्लांट्स ऑक्सीजन भी दे, ठीक है। ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट बनाए। अब जबकि थर्मल पावर प्लांट जब चलते ना ऐसे तो उसमें से बहुत ज्यादा राख निकलती क्योंकि कोयला जल रहा है, तो उस राख को अगर सूखी राख रहेगी तो वो तो उड़ के जाएगी, तो उसको क्या करते थे, ऐश को वेट ऐश में कन्वर्ट करके मैनेज करते थे, और बहुत सारी राख उड़ के तालाबों में बैठ जाती, तालाब का पानी खराब करती थी, तो वो ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट सिस्टम भी उन्होंने मैनेज किए, ठीक है। ऐश वाटर रिसाइकलिंग, जो पानी खराब हुआ तो उस वाटर को रिसाइकल करने का काम, ठीक है। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस किया उन्होंने। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करी कि उनके थर्मल पावर प्लांट से कितना नुकसान हो रहा है। तो ये एक एग्जांपल है कि कैसे नेशनल थर्मल पावर प्लांट ने एक सोल्यूशन दिया टू बी अ इंडस्ट्री जो एनवायरमेंट के साथ कोएग्जिस्ट कर पाए। कंक्लूजन इस चैप्टर का ऐसे निकलेगा कि आप सिर्फ इंडस्ट्री या फिर सिर्फ एनवायरमेंट के बारे में नहीं सोच सकते हो, आपको डेवलपमेंट भी करना है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप जानना ले लो एनवायरमेंट की। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच आपको निकालना होगी, ठीक है। ये इस चैप्टर के सारे कीवर्ड्स हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मतलब जो जो भी कीवर्ड्स बन सकते हैं ना इस चैप्टर से, तो वो कीवर्ड्स हैं। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, और क्या होता है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, पार्टिकुलेट मैटर, ये स्क्रबर्स, फैब्रिक फिल्टर्स वगैरह, ये सब कुछ, ये कुछ होमवर्क क्वेश्चन है और ये थ्योरी वाले होमवर्क क्वेश्चन है। जैसे क्यों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट माना जाता है, सवाल बहरूपिया है। यही अगर मैं पूछ लूं इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो दोनों एक ही चीज है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बोलूं या फिर ये बोलूं, एक ही बात है, बस सवाल बदला है, जवाब एक ही जाएगा कि आपको बताना है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, समझ में आ रहा है, डिपेंडेंस जो है एग्रीकल्चर सेक्टर लोगों को कम होती है, वैल्यू एडिशन होता है, प्रॉस्पेरिटी आती है। तो वो जो पॉइंटर्स इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री मूव्स हैंड इन हैंड, बताया मैंने कैसे दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती है, 4 एग्जांपल दे दो, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, इस चैप्टर में थ्योरी स्टार्टिंग और आखिरी में, ये बीच में सारे फैक्ट्स हैं। तो कौन से पॉल्यूशंस होते हैं
और पॉल्यूशंस का सॉल्यूशंस, ये एक क्वेश्चन बनता है थ्योरी का, और स्टार्टिंग के 2 टॉपिक है वो थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं। बाकी इस चैप्टर में फैक्चुअल पार्ट ज्यादा है। अब ये क्वेश्चन है 2025 का, देखो एक फ्लो चार्ट दिया गया है, एक्सप्लेन दी एडेड वैल्यू प्रोडक्ट्स इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ अबव फ्लो चार्ट। एडेड वैल्यू प्रोडक्ट क्या है, तो आपको बताना है कि रॉ फैब्रिक से जब आपने स्पिनिंग करी, रॉ फैब्रिक से जब आपने स्पिनिंग करी, तो स्पिनिंग करने के बाद में आपने धागा बना, तो ये वैल्यू एडिशन हुआ। समझाया कि हर स्टेज में कैसे वैल्यू एडिशन हो रहा है, कि धागा जो है, तो धागा इज मोर एक्सपेंसिव देन दी रॉ कॉटन, रॉ फाइबर, तो कैसे वैल्यू एडिशन हो रहा है वो समझाना है। समझ में आया क्वेश्चन? एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आते हैं बाबू, ये इसीलिए मैंने डाला इंटेंशनली कि 2025 में आया है, और बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो मैं अभी समझ में आया कि आपको ये बताना है एडेड वैल्यू प्रोडक्ट इन दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो आप बताएंगे कि रॉ मटेरियल की जब स्पिनिंग वगैरह होगी रॉ फाइबर की, तो उससे यार्न बना, तो वैल्यू एडिशन क्या हुआ कि आपने रॉ कॉटन से यार्न बनाया, यार्न इज एक्सपेंसिव, फिर यार्न से आपने फैब्रिक बनाया आफ्टर वीविंग नीटिंग। तो इस चार्ट को एक्सप्लेन ही करना था, क्वेश्चन का आंसर यही दिया है, बस क्वेश्चन समझना था। समझ गए? चलो लिखना सारे आंसर्स, क्लियर है? चलो ठीक है, चलो आ जाओ भाई, आज का कार्यक्रम होता है यहां समाप्त। विल सी यू ऑल टुमारो। कल मैप क्लास 15 मैप लेके आना है, कल लास्ट क्लास, कल मैप क्लास मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है? जाओ पतंग उड़ाओ, मैं तुम्हें और समय नहीं लूंगा, थोड़ी देर उड़ा लो पतंग, अभी अंधेरा नहीं हुआ हो तो अगर। बाय बाय, गुड नाइट।